मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम का आगाज करेंगे, इस नए हफ्ते का आगाज करेंगे नए एनर्जी के साथ। हम बात करेंगे और सबसे पहले आज हम इससे पहले कोई और बात करें, चूंकि मौसम की डिस्कशन हो रही है हर जगह, तो मैं सबीन से बल्कि कहता हूं कि सबीन आज मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले ये बताएं, फिर अगली बात होगी। अच्छा चलें जी, अभी आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का मौसम आज कैसा रहेगा और उसके बाद इस पर फर्दर हम डिस्कशन को भी आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जी इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम 28, ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 28, ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम 28, ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में कम से कम 25, ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा में कम से कम 19, ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है जी आज का मौसम। आप बहुत, मुझे लगता है, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मैं मौसम को एंजॉय करता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कराची में बादल हैं, बाकी जगह बादल तो नहीं है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि ताकतवर सिस्टम दाखिल हो चुके हैं मुल्क में, और सियालकोट, नारोवाल और बहुत से ऐसे इलाके जिससे मुताल्लिक खबरें आ रही हैं कि वहाँ बादल बरसे भी। ये तो हम अभी का मौसम बता रहे हैं ना, अभी इस वक्त की बात करें। जाहिर है बारिश की पेशन गोई दिन के किसी भी हिस्से में हो सकती है, तो जाहिर है उस टाइम पर बादल कब बादल आ जाए बरस, यू नेवर नो। मॉनसून इसी तरह ही होता है और यू नेवर नो कि कब वैसे इम्कान है जी, लाहौर के लिए भी, पेशावर के लिए भी, और मुल्क भर में कहा जा रहा है कि मूसलाधार बारिश का इम्कान है। यानी बलूचिस्तान, केपी, कश्मीर, यहाँ पर बारिश की पेशगोई की गई है। और जैसा कराची की हमने बात की कि वहाँ पर बादल हैं, तो वहाँ तो बरसेंगे और हो सकता है थोड़ी देर में वहाँ पे बारिश हो भी जाए। लेकिन ओवरऑल सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, जब हम पूरे मुल्क की बात करें तो कौन से इलाकों में ज़्यादा बारिश हो सकती है, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है DG मेट सरदार सरफराज साहब। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सरदार सरफराज साहब, ये सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है इस वक्त? जी, पहली वजाहत ये करूँ, मैं DG मेट नहीं हूँ अभी तक, मैं चीफ मेट हूँ। सॉरी। और जी, ये देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। इस वक्त ये डीप डिप्रेशन की शक्ल में मौजूद है। भारतीय जो इलाका है, ईस्ट राजस्थान और वेस्ट मध्य प्रदेश, ये कह लें कि सेंट्रल भारत से थोड़ा सा आगे हमारे एरिया की तरफ नज़दीक आए हैं। और पहले के मुकाबले में अब इसने ज़्यादा शद्दत इख्तियार की है। पहले डिप्रेशन था, अब ये डीप डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो ज़ाहिर है कि ये इसकी मूवमेंट सीधी वेस्टवर्ड ही है, मगरिब की जानिब है, और हमारे एरियाज़ के करीब इसके असरात आज शाम से जो ईस्टर्न सिंध है उस पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। सही। ग्रेजुअली पूरा सिंध इसकी लपेट में आएगा, पूरा पंजाब इसकी लपेट, उसके बाद जो मानसून हवाएं फैलेंगी पंजाब उसकी लपेट में आएगा। और इसी तरह से शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, मशरकी बलूचिस्तान और फिर पूरा KP और कश्मीर। मतलब ये कि कोई 80 to 90% ऑफ द कंट्री जो है ना, इसकी मानसून हवाओं की ग्रिप में आ जाएगा। तो अगले 4 से 5 दिन की शदीद बारिशें हैं, बिलखुसूस सिंध में बहुत तेज़ बारिशें हैं, क्योंकि इसका जो डिप्रेशन का एक तरह से मूवमेंट है वो वेस्टवर्ड है, तो सिंध पे से होता ही उसको स्वीप करता हुआ आगे निकलेगा। तो उसमें कराची, ठट्ठा, सुजावल, बनीन, हैदराबाद, मीरपुर खास, सुमरकोट, थरपारकर, फिर ऊपर नवाबशाह, दादू, जामशरू, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें तो बहुत मूसलाधार बारिशें हैं, उसे आप टोरेंशियल रेंज भी कह सकते हैं। और जाहिर है कि उसके नतीजे में फिर यहाँ बड़े पैमाने पे अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, रेन इनंडेशन का खदशा है, ख़तरा है बिलखुसूस 28 से लेकर 30 जो अगस्त, वो जो 3 दिन होंगे उनमें। और फिर यही मानसून हवाएं ज़ाहिर है कि उधर साउथ पंजाब की तरफ भी काफ़ी शिद्दत से पहुँचेंगी, और जनूबी पंजाब का वो इलाका जो DG खान और राजनपुर और फतेहपुर और उसके साथ जो कोई सुलेमान की रेंज है पूरी, वहाँ पर अच्छी खासी फ्लैश फ्लडिंग क्रिएट या जनरेट कर सकता है। और जाहिर है कि साथ आगे बढ़ते हुए फिर बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल होने का खदशा है। फिर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और जितने बड़े शहर उधर से पंजाब के हैं, उसमें नीचे कसूर, साहिवाल और इस तरह से मुल्तान और लाहौर इटसेल्फ, वहाँ भी किसी हद तक अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मानसून करंट्स मुसलसल पेनिट्रेट करेंगे। अगले 4 से 5 दिन तक ये सिलसिला चलेगा मुल्क के बेशतर एरियाज़ के ऊपर। सरदार साहब, अब क्या ये कहा जा सकता है कि ये मानसून का लास्ट स्पेल है बारिशों का, या अभी मानसून और तवील, क्योंकि बाकी अगर देखा जाए तो वाकई मानसून का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी तवील हो गई है पहले की निस्बत, तो क्या अब ये लास्ट स्पेल समझा जाए या इसके बाद भी एक स्पेल आएगा? नहीं, लास्ट स्पेल नहीं कह सकते, इसलिए कि इसके ये जो डिप्रेशन इस वक्त यानी हमारे तकरीबन करीब ही मौजूद है, कह सकते हैं हम 200, 250 या 300 किलोमीटर के फासले पर हमारे एरिया से। तो अभी इसके और पीछे जाएं तो बे ऑफ बंगाल में एक और लो प्रेशर एरिया बन चुका है खलीज बंगाल में। तो जाहिर है जितना भी लो प्रेशर एरियाज उधर बनते हैं तो उनकी मूवमेंट कोई सेंट्रल इंडिया से होती हुई फिर मानसून करंट्स उनके बायस हमारे एरियाज़ की तरफ ही आती हैं। तो इससे
कोई एक आध दिन या 2 दिन, यानी ये ख़त्म होगा 31 अगस्त को जाकर, तो एक आध दिन के वक्फे या 2 दिन के वक्फे के बाद एक और लो प्रेशर एरिया वस्ती भारत पर पहुंचेगा, तो उसके असरात भी होंगे। तो यूँ एटलीस्ट सितंबर के पहले हफ्ते के एंड तक ये एक आध 2 दिन के वक्फे के साथ एक तरह से ना अगला स्पेल आ जाएगा आपके पास मानसून का। तो यूजुअली तो 15 से 18 सितंबर तक मानसून हवाएं रहती हैं, तो अभी हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट इस स्पेल के अलावा 2 स्पेल और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप टू मिड ऑफ सितंबर। तो वाकई ये तो वाकई कहा जा सकता है कि मानसून की ड्यूरेशन वाकई अनप्रेडिक्टेबल, एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा इसका ड्यूरेशन तवील इस मरतबा हम देख रहे हैं। अल्लाह रहम करे। और ज़ाहिर है हमारे जो मैनेजमेंट है उसको भी मुतहरिक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर मामूल से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, ड्यूरेशन तवील हो गया है, तो ज़ाहिर है कैपेसिटी बढ़ाकर उन चीज़ों पर काम करना, मैनेजमेंट उसी तरह से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, कि बारिशों की बात होगी तो थर पार्क कुछ मनाजिर हमारे पास हैं, और वहाँ पर बारिशों के बाद थर पार्कर का जो पूरा का पूरा मंजर बदल चुका है। इन थर पार्कर के जब हम नाम लेते हैं तो फौरन सहरा जहन में आता है, लेकिन ये देखिए हरियाली, ये आपको लगेगा जैसे कोई नॉर्थ का एरिया है, इतना हरा भरा सा जो है यहाँ पर अब नजर आना शुरू हो गया है। और मकामी जो अफराद हैं उनके जो खेत हैं वो हरे भरे हो गए हैं, और जो पानी के खाली टूबे हैं वो भी भर चुके हैं। किसान खुशी से झूम उठे हैं। और सियाती मकामात पहले तो होता था ना, अच्छा जाएं क्योंकि गर्मी है, हम सहरा की तरफ जाएं या ना जाएं, बट अब इतनी ज़बरदस्त जो है वहाँ पर सब्ज़ा उग गया है, और सही सी बात है उसका मौसम पे ग्रीनरी का इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो अब वहाँ पर सयाह भी जाने लगे हैं, वहाँ पर भी सियाती मकामात उसका जो है वो लोग नज़ारा रुख करना शुरू हो गए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान का कोई कोना भी ऐसा ना रहे जहाँ पर खूबसूरती उसके उभर के सामने ना आए और जहाँ पर टूरिज्म को फ़रोग ना मिले। एब्सोल्युटली। आगे बढ़ें तो शारजा अबू धाबी, यहाँ पर भी तूफानी बारिशें हुई हैं, बल्कि यालाबारी भी हुई है। और शारजा में हुआ ये कि शाहराहें पानी से भर गईं, और जो वस्ती इलाके वहाँ ओले पड़े हैं। अब शारजा में ओले पड़े हैं तो लोग बड़ा उसको देख रहे हैं कि अच्छा ये तूफान भी आया है, रेत का तूफान भी आया है, उससे भी बहुत सारी मुश्किलात जो है लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस तरह एक और इलाका है अलैन, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तूफानी बारिश हुई है, और जो हुकाम है वो ये कह रहे हैं कि शहरी जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। तो ये है हालात, ये है मंजर UAE का और वहाँ के मुख्तलिफ इलाकों का, वहाँ की मुख्तलिफ रियासतों का। आगे बढ़ते हैं और अब पाकिस्तान के एक इशू की करते हैं, और वो है बढ़ती कीमतों का इशू। लेकिन जो गैस की कीमतें हैं हम उसकी बात आज पहले कर लेते हैं। गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफे का खदशा जो है वो पैदा हुआ है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक साहब ने कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम को एक ब्रीफिंग में कहा था कि सालाना 12% के हिसाब से गैस की कमी हो रही है, और कंपनीज़ को पैसे ना मिलने से जो नई गैस है वो निकाली नहीं जा सकती। नई पॉलिसी में तय किया गया जो कंपनियां हैं वो 20% गैस खुद बेचेंगी, और नई पॉलिसी से गैस की जो बास्केट प्राइस है वो बढ़ने का खदशा है। लेकिन गैस के जो इजाफी बिल हैं इससे जुड़ी एक अच्छी खबर भी हमारे पास है, वो है बलूचिस्तान से, जहां गैस सारिफीन को बड़ा रिलीफ मिला है। कोयटा के एक मसीहा हैं जिनकी बदौलत लाखों सारिफीन को गैस के भारी बिलों से निजात मिली है। नाम है इनका एडवोकेट नज़ीर अहमद, और बलूचिस्तान के 3 लाख से जायद गैस सारिफीन का मुकदमा इन्होंने मुफ्त लड़ा है। और मुसलसल 3 सालों की कानूनी जंग के बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सुई सदरन गैस कंपनी को घरेलू सारिफीन के लिए गैस के बिलों में वाज़ेह कमी का पाबंद कर दिया है, और इजाफी बिलों के जरिए जो पैसे वसूल किए गए थे वो वापस करने का हुक्म दे दिया है। तो सब कैसे मुमकिन हो, इस पर बात करना बहुत अहम है। बिल्कुल जी, नज़ीर अहमद इस हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नज़ीर, ये जो बलूचिस्तान में गैस के इजाफी बिलों की हमने बात की कि आपने केस लड़ा, अच्छा केस पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि ये वजह क्या थी, ये केस बिल्ड किस तरह से हुआ? बलूचिस्तान में साल 2019-20 में ये सिलसिला शुरू हुआ गैस कंपनी की तरफ से, और बिलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। उनको एक नया नाम दिया स्लो मीटर चार्जेस के नाम से। तो स्लो मीटर चार्जेस को हमने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हमारे इन दरख्वास्त को 12 दिसंबर 2021 को मंजूर किया गया। उसके बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि आप जो है जो और बिलिंग को ख़त्म किया, और यहाँ पे कोयटा में जो लोड शेडिंग है उस पर भी उन्होंने काबू पाने के लिए अहकाम सादिर फरमाए। मैं बताता चलूँ इसमें काफ़ी जो है हैवी बिल, भारी बिल इन्होंने भिजवाए, तकरीबन एक सारिफ को 70,000, 90,000, 1 लाख। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो है सर्दियों में जो है जनवरी, फरवरी और दिसंबर में हमारे यहाँ पे छुट्टियाँ हो जाती है। बंद घरों को भी उन्होंने जो है तकरीबन 25,000, 30,000, 40,000। यहाँ पे हम लोग जो है कराची आ जाते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ तो सर्दियाँ की छुट्टियाँ मनाने के लिए स्कूल बंद हो जाते हैं, अदालतें बंद हो जाती है। तो इस तरह उन्होंने ओवर बिलिंग का सिलसिला शुरू किया।
तो ये इसको हमने देखते हुए बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जैसे मैंने आपको बताया बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया। मज़ीद फिर ये साल 2022 में इन्होंने फिर जो है जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने स्लो मीटर चार्जेस को ख़त्म किया तो इन्होंने एक नया जो है सिलसिला शुरू कराया बलूचिस्तान के अवाम के बिलों में अदर चार्जेस के नाम से। इसी हमने दरख्वास्त में CMA लगाया कि आपके आर्डर की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 23 मार्च 2022 को एक बार फिर हमारे हक़ में फ़ैसला दिया, बलूचिस्तान के अवाम के हक़ में फ़ैसला दिया और बलूचिस्तान के अवाम के उस वक़्त जो है काफ़ी जो लोगों के पैसे बच गए, अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के जो है जो हम लोगों ने बलूचिस्तान के अवाम के पैसे भिजवाए। अच्छा, पैसे बच गए चलूँ कि लेकिन कितना रिलीफ मिलेगा जब हम घरेलू सारिफीन की बात कर रहे हैं? एक एक अगर हम सारिफ की बात करें तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो 23 दिसंबर 2021 को फैसला दिया, उसने ये फैसले में लिखा है कि जितने भी आप लोग ने जो मीटर उतारे वो टोटल इलीगल था। अब आइंदा अगर किसी का मीटर उतारेंगे, ये क्या करते थे प्राइवेट ठेकेदारों के ज़रिए से आकर उनकी गाड़ी में जो है वो भर के लोगों के जो मीटर उतार लेते थे। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कहा कि आइंदा आप अगर किसी का मीटर उतारेगा तो आप उसको एक नोटिस देगा और अगर वो आपके साथ ताउन नहीं करेगा शहरी तो आप जो है पुलिस की मदद से, SHO की मदद से वो आएंगे, उनकी मौजूदगी में जो अपना सारिफ का मीटर उतारेगा और उनके दोबारा एक नोटिस देगा, उनको उनकी मौजूदगी में जो है लेबॉर्ट्री टेस्ट होगी, मीटर की जो लेबॉर्ट्री होगी। पहले लोग क्या करते थे, उनकी गैर मौजूदगी में मीटर उतारते थे और उनकी गैर मौजूदगी में, सारिफ की गैर मौजूदगी में वो मीटर का टेस्टिंग करते थे। तो उनको सब इलीगल करार दिया और जो उन्होंने कहा कि जो अपने पैसे वसूल किए वो आइंदा जो बिल होंगे उसमें आप जो है उसको एडजस्ट करेंगे जो इजाफी पैसे आपने लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साल 2021 का फ़ैसला, साल 2022 का फ़ैसला और अब एक रिसेंटली फ़ैसला आया 13 जून 2024 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक और अहम फ़ैसला किया। ये केस साल 2021 से चल रहा है, अब तक चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हम देख रहे हैं 16 अरब के लगभग जो है बलूचिस्तान के अवाम के पैसे बच चुके हैं। गैस कंपनी वो काम ने खुद हमें बताया कि आपने कंपनी को मतलब इतना पैसे नुकसान, मैंने कहा नुकसान तो कैसे नुकसान है, आप लोगों से इलीगल ले रहे थे 16 अरब की जो है। तो जाहिर सी बात है अगर आप इलीगल ले रहे थे तो ऑब्वियसली वो नुकसान तो ना हुआ ना, जाहिर सी बात है वो तो आप एक्स्ट्रा पैसे लेने की कोशिश कर रहे थे जिससे अदालत ने रोका है। अब नज़ीर साहब ऐसे में अब अदालती फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन क्या अभी शुरू हो गई है? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बिल्कुल अमल दरामद का सिलसिला हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक शहरी का जो है 3 लाख -3 लाख 2,70,000 90,000 अब कंपनी पे रहते हैं। कंपनी ने तकरीबन 2-3 साल पहले उनसे भारी बिल वसूल किए थे हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक 13 जून 2024 को। अब जो है इनके आने वाले बिलों में ये एडजस्ट हो जाएगा। अमल दरामद का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसमें तकरीबन एक 10% या 20% इतना वो रह चुका है। आज भी इंशाल्लाह समाअत है, हम कोर्ट के सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह पूरा इस पर मनवाना जो है इस पर अमल दरामद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब साथ मौजूद थे, इस अहम इशू पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और अब बात हम करते हैं एक ऐसी सर्जरी की जिस पर सवाल उठ गए हैं कि कौन सी सर्जरी थी कि जिसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं बात करूं पाकिस्तान टीम की कि छोटी टीमों से बड़ी हार और वो भी बार बार। कौमी क्रिकेट टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस जिस पर अब शायकीन खफा है। पिंडी टेस्ट की मैं बात करूं और जिसमें बांग्लादेश ने ना सिर्फ पाकिस्तान को टेस्ट में पहली बार हराया बल्कि होम ग्राउंड पर शिकस्त दी और फतह भी 10 विकेटों के बड़े मार्जिन से समेटी। और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 146 रन बना सकी, बांग्लादेश को सिर्फ 30 रन का टारगेट मिला और ओपनर्स ने हंसते खेलते टारगेट पूरा कर लिया। मुशफिकुर रहीम प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। बांग्लादेश से शिकस्त पर कप्तान शान मसूद ने गलतियां भी मानी, माफी भी मांगी, लेकिन मलबा पिच पर डाल दिया। पिच खराब थी, पिच ठीक नहीं थी। 4 दिन पिच का रवैया मुझे लगता है जो दूसरी टीम थी वो दूसरे पिच पे खेल के फिर वापस आई और फिर इनके लिए पिच मुख्तलिफ थी। ये इस पे कमेंट तो हो रहे हैं। हाँ। इस पर आज हम बात करेंगे। साबिक क्रिकेटर वसीम बारी साहब साथ मौजूद हैं। वसीम साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। वसीम साहब ये ज़रा सवाल बहुत ज़्यादा उठना शुरू हो गए हैं हमारी टीम पर, उसकी परफॉर्मेंस पर कि एक परफॉर्मेंस बुरी होती है उसके बाद हम देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं और कहा जाता है कि अब टीम की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए हम ये स्टेप लेंगे। उखाड़ पिछाड़ भी होती है, सर्जरी भी की बातें भी होती हैं, लेकिन कारकर्दगी मजीद ख़राब होती है। हो क्या रहा है? आपको जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं
तो आपको बेसिक्स पर जाना चाहिए। आप 5 दिन का मैच है और इसमें अगर आप स्पिनर नहीं खिलाएंगे, 4th और 5th डे को तो बॉल टर्न करती है, आपने देखा शाकिब अल हसन ने कैसी गेंदें की। तो आपको प्लानिंग ऐसी करनी होती है कि आप टीम को 2 दफा आउट कर सकें। तो आपने बॉलिंग में देखा होगा कि आगा से गेंद करवाई 35 ओवर। अब वो तो रेगुलर बॉलर नहीं है और 4th और 5th डे तो बॉल टर्न करती है और डिफिकल्ट होता है। और बैटिंग करते हुए आपने देखा बेसिक मिस्टेक्स की, सॉफ्ट डिसमिसल। सेकेंड इनिंग में ऐसे लग रहा था कि T20 का मैच खेल रहे हैं। और वेदर का भी एडवांटेज पाकिस्तान टीम ले सकती थी कि बारिश पड़ रही है, तो 4 दिन का मैच हो गया था। तो आपने बेसिक मिस्टेक्स की हैं, तो उस मिस्टेक्स को आप दूर करें तो आपको नेक्स्ट मैच ये आपका मैच आपने अच्छा नहीं खेला आपकी। लेकिन मैं इस वक्त ये नहीं कहूँगा कि बांग्लादेश को फुल क्रेडिट दूंगा। उन्होंने बैटिंग की, बॉलिंग की और फील्डिंग की, डिसिप्लिन की है और पाकिस्तान को आउटप्ले किया। तो क्रेडिट टू बांग्लादेश फॉर प्लेइंग सच अ गुड टेस्ट मैच। बिल्कुल सही बात है। वसीम साहब, ऐसे में ज़ाहिर कप्तानी पे भी सवाल दोबारा से हम उठा सकते हैं। आपको ये भी एक फैक्टर लग रहा है, पहले बाबर आजम की बात जब की जा रही थी, कप्तानी पे बहुत सारे सवाल उठ गए, प्रशांत मसूद उनको मौका दिया गया है, अब उनके ऊपर भी काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। तो क्या कप्तानी में भी आपको लगा कि कप्तान भी इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं है? देखिए, आप फ्रीक्वेंट चेंजेस से कोई फायदा नहीं होगा। आप टीम भी सेटल टीम खेलनी चाहिए, कप्तान भी सेटल होना चाहिए, कोच भी सेटल डाउन होना चाहिए। आप अगर फ्रीक्वेंट चेंजेस करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और ड्यूरिंग द सीरीज तो आप कभी कप्तान चेंज करते ही नहीं है। अब आपने उसको कप्तान बनाया, गिव हिम अ फ्री हैंड एंड उसको आप चांस दें सो दैट ही कैन प्रूव हिज कैपेबिलिटी। आप घड़ी पहले आपने देखा कि पहले आपने बाबर आजम को बनाया, फिर आपने शान को बनाया, अब आप फिर सोच रहे हैं कि कप्तानी ठीक नहीं हुई है। तो मेरा मतलब फ्रीक्वेंट चेंजेस से कोई फायदा नहीं होगा। और वसीम साहब, जो उन्होंने मलबा डाल दिया सारा का सारा पिच पर, ये दुरुस्त रवैया है, ये दुरुस्त बात लगती है उनकी? देखिए, होम विकेट की एडवांटेज तो होम टीम लेती है। आप अगर होम टीम का एडवांटेज ना ले तो ये वाकई मजे का खेज है। ऐसी बात नहीं है जो आप डाइजेस्ट कर सकें। तो होम सीरीज है, पिच जैसी मर्जी हो, पिच दोनों टीमों के लिए जैसी थी। जब बांग्लादेश ने एक्सप्लॉइट अच्छा किया, उन्होंने अच्छी बैलेंस टीम खिलाई, 2 स्पिनर्स खिलाए और बैटिंग डिसिप्लिन की है और फील्डिंग में कैचेस बड़े अच्छे पकड़े। तो आप ये जरूर आपको कहना चाहिए था कि जी बांग्लादेश ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग हमारे से अच्छी की, इसलिए ये मैच जीत गए। हम मान लें कि अपनी गलती हुई और दूसरी टीम ने अच्छा खेला। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, साथ मौजूद थे हमसे गुफ्तगू के। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और अब आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम एक ऐसे नन्हे मुन्ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर से। ऐसे बड़ा मुनफरिद इनका रिकॉर्ड है जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं और ज़ाहिर से सबको हैरान कर दिया और फिर ऐसा काम किया है ज़ाहिर है जिसमें ना सिर्फ लोगों की तरफ से उनको पजराई मिली है बल्कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी उनको इस पर मुबारकबाद दी। हम बात कर रहे हैं डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाले 5 साला सुफियान महसूद की, जिन्होंने क्लाइंब राउंड कहते हैं ना, क्लाइंब अराउंड अ पर्सन। एग्जैक्टली, ये बड़ा मुनफरिद सा एक खेल हमें नजर आया जिसका इससे पहले हमने नहीं सुना। अच्छा, इसमें क्या, जिस तरह हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कि उनके वालिद थे और उनके वालिद के इर्द गिर्द उन्होंने ज़मीन पर गिरे बगैर या ज़मीन को टच किए बगैर जो है वो उन्होंने घूमना था और ऐसे घूमते घूमते उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। वाह, क्या बात है। और 7.87 सेकंड्स में कारनामा सर अंजाम दिया और भारत का 5 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। और सुफियान के वालिद का जिक्र कम करें, इरफान महसूद खुद मार्शल आर्ट्स के मारूफ खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान के लिए सबसे पहले 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एजाज उनको हासिल है। सुफियान भी हैं, इरफान साहब भी हैं। इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपको भी मुबारकबाद, ज़ाहिर आपने प्रैक्टिस कराई। थोड़ा सा बताएं कि अच्छा ये कितना टाइम लगा सुफियान को प्रैक्टिस कराने में और ये सोच के कि अच्छा चूंकि इंडिया का एक रिकॉर्ड है उसको तोड़ना है, 5 साल का रिकॉर्ड है, तो पूरी जरा जर्नी बताएगा कितना टाइम लगा ट्रेन करने में सुफियान को? बेसिकली मेरी मार्शल आर्ट की अकेडमी डेरा इस्माइल खान में और इसमें 18 स्टूडेंट थे जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। मेन चीज़ ये था कि मैं मुख्तलिफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्च करता रहता हूँ। जो हमारे बड़े लड़के हैं उनके लिए अलग फिटनेस और मार्शल आर्ट रिलेटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्च करता हूँ। जो छोटे बच्चे हैं
तो ये रिकॉर्ड हमने देखा हुआ था, इंडिया के पास था और 5 साल से अनबीटेबल रिकॉर्ड था। बहुत टफ रिकॉर्ड था, मुश्किल रिकॉर्ड था, क्योंकि इसमें 9 सेकंड में हमने ये रिकॉर्ड बीट करना था। इसीलिए स्पीड और स्टेमिना और बैलेंस 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो हमने ट्राई कर लिया, लेकिन ये था कि वो टाइम हम बीट नहीं कर सकते थे। बीच में हमने 5-6 महीने प्रैक्टिस की, बीच में हमने छोड़ दिया कि ये तो बहुत मुश्किल है और अनबीटेबल नहीं है। अच्छा। लेकिन ये था कि कुछ दिन फिर हम लगातार हमने मजीद प्रैक्टिस की और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो रिकॉर्ड हमने बीट कर दिया और तोड़ दिया। जबरदस्त। ज़ाहिर है मेहनत तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर, बट सुफियान से भी हम ज़रा बात करना चाहेंगे। सुफियान, कितना मुश्किल आपके लिए था, या बस बाबा ने प्रैक्टिस इतनी करवाई थी कि उसके बाद सब आसान लगा? मुश्किल था, हाँ। वो बताएंगे कैसा लग रहा है रिकॉर्ड बना के? सुफियान, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। That's good. सुफियान, और कितने रिकॉर्ड्स बनाने हैं? बाबा का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ना? और कितने रिकॉर्ड तोड़ने? सारे। ये भी ठीक है। अच्छा इरफान साहब, आप वैसे सुफियान को किस तरह से ट्रेन कराना चाहते हैं? ज़रा ये तो एक रिकॉर्ड की हम बात करें, पर ज़ाहिर चूँकि आपके अपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और आपने मैं ज़रूर को टैलेंट देखा भी होगा, आप बहुत से टैलेंट उसको निखारने में भी मदद फराहम करेंगे। क्या सोचते हैं सुफियान को लेके, कि सुफियान के टैलेंट को देखते हुए या उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए? सुफियान अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग है, इसमें स्ट्रेंथ और स्टेमिना काफ़ी है। मेरी कोशिश है कि हम वर्ल्ड लेवल पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें, एक टॉप इमेज, एक टॉप कार्नर अपने टैलेंट के थ्रू दिखा सके। तो यही मेरी कोशिश है। हमारे लड़के जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल भी चुके हैं, इसी मेरी ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है कि ये भी इंटरनेशनल लेवल पे जो मिक्स मार्शल आर्ट है, बॉक्सिंग है, उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। ज़बरदस्त। इरफान साहब, ऐसे में ज़ाहिर है रिकग्निशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर बस कुछ खेलों को प्रमोट कर रहे हो, लेकिन हमने हालिया देखा कि अब कुछ ऐसे खेल सामने आ रहे हैं जहां पर हम एथलीट्स को रिकग्नाइज भी करना शुरू हो गए और उन खेलों की अहमियत भी हमें समझ आने। तो ये भी अब एक तरह से एक नया खेल बहुत सारे लोगों के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी पैगाम मिला, उनके हवाले से भी अप्रिसिएशन जो है उनकी तरफ से भी दी गई है। क्या पैगाम था और ये कितनी इंपॉर्टेंट है ये जो रिकग्निशन है? देखिए, मेन चीज है एथलीट को हौसला अफजाई मिलती है, उसको रिस्पेक्ट मिलता है, तो वो मजीद अपना गेम निकालने में, अपनी प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ाने में लग जाते हैं। वहाँ से अप्रिसिएशन मिली है। गवर्नर जो केपी है, उन्होंने भी इनवाइट किया, इंशाल्लाह ये कुछ दिनों में वहाँ पे हम जा रहे हैं। और पीएम ने भी कॉल की हुई थी उनके जो पीआर वगैरह मीटिंग के लिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ पे भी हम सुफियान वहाँ पे जाएगा मुलाकात के लिए। तो इससे सिर्फ ये सुफियान नहीं, जितने भी एथलीट हैं उनके हौसले बढ़ेंगे और वो मजीद कोशिश करेंगे अपनी प्रैक्टिस को मजीद बेहतर बनाने की। सही। सुफियान, इस रिकॉर्ड के बाद कोई आपसे कहता तो नहीं है करके दिखाओ? आपसे कोई कहता है कि ये करो? कोई टीचर कहती हो, कोई दोस्त कहता हो, कोई घर में कोई कहता हो, बार बार करके दिखाओ? कहते हैं कोई या नहीं कहते? फिलहाल किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये चूंकि ये रिकॉर्ड हम क्लब में प्रैक्टिस वगैरह करते रहे, लड़के ट्राई करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। फरमाइशें तो अब आगे भी काफी सारी आती रहेंगी। नहीं, लेकिन वैसे इरफान साहब, सुफियान की अम्मी कुछ कहती नहीं है कि बहुत छोटा है, अभी से इसको मत लेकर आए इस तरफ, चोट लग जाएगी? ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे होते हैं ना पेरेंट्स। आप तो खुद चुके मार्शल आर्ट्स की तरफ आ गए, तो आपने तो अपने आप को भी स्ट्रांग बनाया और बेटे को भी आप स्ट्रांग बना, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं फिर माएँ स्पेशली कह देती हैं नहीं नहीं अभी तो छोटा है, मत करो अभी। बिल्कुल। सुफियान 2-2.5 साल का था, तो उस टाइम से मैं अपने साथ क्लब लेके जाया करता था। मेन चीज ये है कि मेरी भी ख्वाहिश है कि ये स्ट्रांग बने, फिजिकली स्ट्रांग बने, मेंटली स्ट्रांग बने, ढीला डाला ना हो, सुस्त ना हो। वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए ले जाते हैं, लेकिन ये कि एक चीज होती है ओवर बर्डन, वो हम इस पे नहीं डालते कि ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की ट्रेनिंग। नॉर्मल ट्रेनिंग होती है, नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, सिर्फ इसको हम वहाँ पे वो माहौल प्रोवाइड करें ताकि वो फ्यूचर में मजीद अच्छी तरीके से अपने आप को साबित कर सकें। और जाहिर है घर में वो होती है, कभी कभी कह देते हैं कि जी जी जी
अच्छा, वो वही वाली बात है ना कि जब आप ओवरबर्डन बच्चे को करना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें फिर बच्चे का इंटरेस्ट भी लूज होना शुरू हो जाता है। वो वाला इंटरेस्ट नहीं रहता जो कि एक्चुअल होना चाहिए। वो फिर एज अ कंपटीशन ही उसको देख रहा होता है, तो एंजॉय कर रहा है, तो उसको एंजॉय कर रहा है। और अच्छी बात है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि इरफान साहब जो खुद उनके अंदर टैलेंट है वो अपने बच्चे में किस तरह से वो ट्रांसफर करें और उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। बहुत आगे जाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, बहुत शुक्रिया सुफियान प्रोग्राम में हमें ज्वाइन के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आज जरा हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में, यानी कि जिगर की चर्बी। ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें जिगर पर ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है और जिससे जिस्म के लिए जो ज़रूरी इंसुलिन है उसकी पैदावार सुस्त हो जाती है। जो नॉर्मली इंसुलिन प्रोड्यूस होती है वो उस तरह से नहीं हो पा रही होती है। इसके नतीजे में मुख्तलिफ इक़साम की पेचीदगियाँ वो लाहक होना शुरू हो जाती हैं, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। और जाहिर सी बात है, अब इसके ऊपर बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता, बहुत सारी और बीमारियों की शिकायत कर रहे होते हैं बट उनको रूट कॉज नहीं पता होता कि एक्चुअली उनको क्या है। तो आज हम बात करेंगे कि फैटी लिवर बेसिकली है क्या, आसान अल्फाज में इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसकी वजूहात क्या है और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको फ़ौरन जो है वो डॉक्टर को रुजू करना चाहिए और अपने जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं उनको आपको परफॉर्म करना चाहिए, सो दैट इसका इलाज जो है वो जल्द अज जल्द किया जा सके। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और इस हवाले से अगर आप इस बीमारी को फेस कर रहे हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि अच्छा शायद फैटी लिवर है और आपको ऐसा कुछ सिम्टम आ रहा है, तो आप हमसे कॉल पे बात भी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर मलिक मोहम्मद अली तनवीर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लिवर क्या सादे लफ्ज़ों बस यही है कि जिगर पर चर्बी का आ जाना? अच्छा देखें, फैटी लिवर बेसिकली हम पहले आज से लेट से 20 ईयर्स पहले इस तरह डिफ़ाइन करते थे कि जिगर के ऊपर चर्बी का इकट्ठा हो जाना। लेकिन अब जैसे जैसे रिसर्चेस आ रही हैं, जैसे जैसे हमारे पास डेटा आ रहा है, साइंस ने तरक्की कर ली है, तो हमारे पास कुछ नई चीज़ें अवेलेबल हैं जिसमें हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि फ़ैटी लिवर बेसिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक पार्ट है। ओके। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर अगर हम डिफ़ाइन करें इसको आसान अल्फाज के अंदर, तो इसमें डायबिटीज़ का होना, जिस्म में चिकनाई का या ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल का रेज़ हो जाना, या इसके साथ साथ कोई दिल की तकलीफ़ होना, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का मसला होना, ये चीज़ें एसोसिएटेड हैं। अच्छा। सो बेसिकली अब ये एक स्पेक्ट्रम बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जिसके अंदर आपकी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो इंटीग्रेट हो रही हैं बेसिकली। डॉक्टर साहब, इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं फ़ैटी लिवर के। देखें, फ़ैटी लिवर जो है वो यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक बीमारी है। अच्छा। इसके एज सच कोई आपको सिम्टम्स फील नहीं होते। अमूमन वो लोग हमारे पास आते हैं जिन्होंने रूटीन में अपने कोई ब्लड टेस्ट परफॉर्म किए होंगे या अपने जिगर के टेस्ट किए होंगे या किसी का कोई अल्ट्रासाउंड हुआ किसी और बीमारी के लिए, उसके अंदर मालूम होगा कि जिगर के ऊपर चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो गई है। बहुत कम पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको फटीग यानी कि थकावट का सामना करना पड़ रहा हो, या उनके अंदर कोई जिस्मानी कमज़ोरी महसूस करना शुरू हो गए हैं वो लोग, या किसी पेशेंट के अंदर अगर एडवांस फैटी लिवर डेवलप हो जाए तो उसमें यरकान का हो जाना यानी कि पीलापन डेवलप हो जाना पाया जाता है। सही। इसके अलावा अगर नॉर्मली हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स। अच्छा, क्या मोटापे का ताल्लुक है कि कोई शख्स मोटा है तो ही फैटी लिवर भी होगा? अच्छा, जो मोटापे का ताल्लुक है जी वो बिल्कुल है फैटी लिवर के साथ। जैसे जैसे आप वेट गेन कर रहे हैं आपकी बॉडी के ऊपर फैट डिपॉजिट हो रही है। जनरली अगर आप देखें तो आपके बॉडी पार्ट्स के ऊपर फैट अगर डिपॉजिट हो रही है तो इसी तरह आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी आपके बॉडी पार्ट्स का ही हिस्सा है। सही। तो अंदर आपके ऑर्गन्स के अराउंड भी फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। फैटी लिवर को हम डिफ़ाइन इस तरह करते हैं कि अगर आपके जिगर के ऊपर 5 से 7% चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि एक पेशेंट को फैटी लिवर डेवलप हो रही है। ओके। यही चर्बी अगर 10% तक चली जाए तो जिगर के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी कि जिगर की सोजिश शुरू हो जाती है, जिसको हम मैश कहते हैं आजकल, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोहेपेटाइटिस। थोड़ी सी मुश्किल टर्म है लेकिन ये है कि इसका मतलब ये है कि जिगर के ऊपर सोजिश हो जाना। ओके। ठीक है। जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए भी। जो कॉम्प्लिकेशंस फैटी लिवर के साथ एसोसिएटेड हैं इसमें प्राइमरीली हम ये देखते हैं कि पेशेंट्स जो हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली उनके अंदर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन का होना यानी ब्लड प्रेशर रेज हो जाना, दिल के अमराज का हो जाना, या स्ट्रोक वगैरह के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है जी। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जिगर के ऊपर जैसे जैसे फैट इकट्ठी हो रही है तो आप जिस तरह देखते हैं कि जिस्म के बाकी हिस्से पे कोई ज़ख्म बनता है तो वो भरने के बाद एक स्कारिंग शुरू होती है, स्कार बनता है यानी कि एक हार्ड सा टिश्यू बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह जिगर भी आपके एक बॉडी का ऑर्गन है, जब बार बार उसके ऊपर एक ट्रॉमा या इंजरी का वो फेस करेगा तो उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता स्कारिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, जिसकी वजह से जिगर का सिकुड़ना शुरू, जिगर का जो साइज़ है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी।
सो प्रॉब्लम ये होती है कि जब जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाए तो जिगर अपना काम नहीं कर पाता, इंसुलिन कम बनेगी। इंसुलिन तो खैर आपका पेनक्रियास प्रोड्यूस कर रहा है जी। मेन चीज़ ये है कि आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है, या लिवर आपकी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है बॉडी के अंदर, कि जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या वो आपके यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं, ठीक है, या वो आपके जिगर से एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं स्टूल के जरिए, ठीक है। तो अगर लिवर किसी का खुदा ना खास्ता फेल होना शुरू हो जाए तो उस केस सिनेरियो के अंदर फिर आपके जिस्म के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि टॉक्सिक मटेरियल्स रेज होना शुरू हो जाएंगे, जिगर के अंदर प्रॉपर्ली ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, और बहुत से ऐसे प्रोसेसेस हैं इसके साथ जो वो पेनक्रियास को भी डिस्टर्ब कर देगा। देखें, पेनक्रियास को डायरेक्टली डिस्टर्ब नहीं करेगा, इनडायरेक्टली यस कैन बी एसोसिएटेड विद डायबिटीज। ओके, इसीलिए कह रहे हैं कि फिर इंसुलिन प्रोडक्शन डिस्टर्ब होती है। एक कॉलर है हमारे साथ, खदीजा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगी कि अगर फैटी लिवर के बाद उसमें कंकरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं इसमें पित्ते में, तो क्या उसका इलाज पित्ते को निकलवाना ही है या उसके साथ सर्वाइव किया जा सकता है? आप फैटी लिवर को कंट्रोल कर लें अगर। अच्छा, ठीक है। फैटी लिवर और उसके बाद गॉल ब्लैडर में पत्थरियों का हो जाना लिंक होता है सर ये? जी बिल्कुल ऐसे है कि अगर जिस्म के अंदर फैट डिपॉजिट हो रही है तो फैटी लिवर तो एक सीक्वेल है कि आपकी फैट डिपोजिशन जनरली जो बॉडी के अंदर हो रही है उसके साथ आपके लिवर के अराउंड भी फैट इकट्ठी हो रही है। गॉल स्टोन्स का ताल्लुक दो चीज़ों से होता है जी। सबसे पहले तो अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन हो रही है स्पेशली फीमेल्स के अंदर अबव 40 पेशेंट्स के अंदर, तो उन लोगों के अंदर डेवलपमेंट ऑफ गॉल स्टोन्स का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। okay. कुछ लोगों में फैट रिलेटेड गॉल स्टोन्स बनते हैं, कुछ लोगों में बाइल रिलेटेड गॉल स्टोन्स बनते हैं, ठीक है। सो अगेन इनडायरेक्टली यस हम कह सकते हैं कि जिन लोगों का वेट इंक्रीज हो रहा है उन लोगों के अंदर गॉल स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। एक और कॉलर है जिनसे बात करते हैं, अली हैं इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम अली, क्या पूछना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर साहब से ये पता करना चाहूँगा कि मैं LFT का बेसिक टेस्ट ये पिछले 4-5 साल से करा रहा हूँ और वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली एक अपना अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें फैटी लिवर आया। तो अब मुझे क्या करना होगा जब मेरा LFT नॉर्मल है और मुझे किसी किस्म का वो सिम्टम्स भी नहीं है, तो मुझे ये फैटी लिवर अब के लिए क्या करना होगा? आपने अल्ट्रासाउंड वैसे क्यों करवाया था? LFT तो मैं नॉर्मल नहीं, आपके LFT नॉर्मल आ रहे थे, आपने अल्ट्रासाउंड क्यों करवाया था? कोई और वजह थी? अल्ट्रासाउंड मुझे किडनी में प्रॉब्लम था। ठीक है, पूरा मैंने फुल एब्डोमेन आपने करवाया था। LFT नॉर्मल सर और फैटी लिवर है। अच्छा जी, देखें जब फैटी लिवर डेवलप पूरा होता है तो इनिशियली आपके LFTs नॉर्मल हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है। मैंने आपको जिस तरह बताया कि अगर एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा फैट डिपॉजिट होगी तो जिगर के अंदर सोजिश शुरू होती है। ठीक है। जब जिगर इन्फ्लेम होना शुरू होता है या उसमें सोजिश शुरू होती है उस पॉइंट के बाद आपके LFTs रेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका वेट सिर्फ इंक्रीज़ हो रहा होता है और फैट डिपॉजिट होना शुरू हो रही होती है अभी, तो ये मे बी कोई अर्ली स्टेज के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो इसमें बहुत सारी वैल्यूएशंस है जो हमें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम लिवर को अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से आपके पेशेंट ने बताया कि डिटर्मिन कर लेते हैं कि फ़ैट डिपॉजिट होना शुरू हो रही है। ठीक है। सेकंड चीज़ इसमें ये करनी होती है जी कि आपका BMI आपकी हाइट और वेट से कैलकुलेट होता है कि आपका BMI एग्जैक्टली इस वक्त कितना है। ठीक है। एशियन पॉपुलेशंस के अंदर हम डिफाइन करते हैं ओबेसिटी एज मोर देन 25% ऑफ द BMI, 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर ऑफ द BMI, राइट। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो डाटा ये कहता है कि 30 एंड अबव अगर किसी का BMI है तो वो ओबेसिटी में फॉल करता है। सो 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि 1 in every 4 person इन पाकिस्तान इज़ ओबीस। ठीक है। जो अब नया डाटा आ रहा है हमारे पास वो ये बताता है कि हर 4 बंदों में से एक बंदा पाकिस्तान में ओबेसिटी का शिकार है। ठीक है, या मोटापे का शिकार है। सो अगेन इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको वेट लॉस करना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें 5 to 7% एटलीस्ट आपका जो आइडियल बॉडी वेट है उसको आपने कम करना है। ठीक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह ये जो आपका फैटी लिवर है ये रिवर्स होना शुरू होता है। कुछ लोगों के अंदर हमें 10% तक भी वेट लॉस कराना पड़ता है। ओके, वेट लॉस से ये रिवर्स हो जाता है? जी बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। जी बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। इसकी बेसिकली कुछ स्टेजेस होती हैं। अगर अभी पेशेंट आपका सिरोसिस यानी कि जिगर के सिकुड़ने के अमल तक नहीं पहुंचा तो हम इसको रिवर्स इजीली कर सकते हैं थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू योर डाइट, थ्रू योर डाइटरी। अदरवाइज
अदरवाइज अगर ये सिरोसिस तक पहुंच गया है तो फिर उसके अंदर हम लोग कुछ कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं कि पेशेंट अभी कॉम्पनसेशन के अंदर है या डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस पे जा रहा है। ठीक है। अगर एक पेशेंट आपके पास कॉम्पनसेटेड सिरोसिस के साथ आ रहा है तो उसको हम मेडिकली ट्रीट कर रहे होते हैं, उसकी जो भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं उसको हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते रहते हैं। अगर एक पेशेंट डीकॉम्पनसेट हो गया, लेट से पेट में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाए, बेहोशी, गनूदगी, खून की उल्टी होना खुदा न खास्ता, ये चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो जाएं तो फिर पेशेंट को हम ट्रांसप्लांट लिस्ट पे कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, और कॉलर्स हैं उनको भी शामिल करेंगे। मोहम्मद खान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे? लाइन ड्रॉप हो गई। एक और कॉलर है फारूक है इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे फारूक साहब? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे बेटे की उम्र है 30 साल, 30 ईयर है। ओके। तो उसको जो फैटी लीवर का प्रॉब्लम है तो उसकी जो तबीयत में सुस्ती और जो है बहुत लेजीपन है, तो उस हवाले से डॉक्टर साहब से राय लेनी है और इनसे अगर चेक कराना हो डॉक्टर साहब का तो कहाँ पे हम इनके पास तशरीफ लाएं, कहाँ पे इनका क्लिनिक? अच्छा, वैसे आपने कुछ किया इनके इलाज के लिए या फर्स्ट टाइम आप करेंगे? ये फर्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है जी। फैटी लिवर है और उन्होंने इलाज शुरू नहीं किया। अच्छा जी, तो इसमें अगेन बात हुई आती है सर कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि पेशेंट की हाइट है, पेशेंट का वेट, उसके हिसाब से डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। वेट लॉस के लिए जो हम लोग एडवाइस सबसे इंपॉर्टेंटली देते हैं वो ये है कि 70% ऑफ योर वेट विल लूज बिकॉज ऑफ योर डाइट। ठीक है जी, आप 70% जो आपका अमल है या अमल दखल है वो आपकी डाइट का है आपके वेट लॉस के अंदर, और जो 30% पीछे आपका जो अमल दखल है वो आपकी एक्सरसाइज से होता है। ठीक है जी। सो 70% अगर आपने वेट लूज़ करना है अपनी डाइट के साथ तो हम लोग पेशेंट्स को यूजुअली जो कैलोरी प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, कैलोरिक डाइट जो होती हैं उसमें 1000 से 1200 किलो कैलोरीज पर डे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको डाइट चार्ट्स वगैरह एडवाइस करते हैं। अगेन वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपका एग्जैक्टली BMI कितना है, आपकी हाइट कितनी है, वेट कितनी, एक्टिविटी कितनी है, उसके हिसाब से हम कुछ वेरिएशंस उसमें कर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। सो सबसे प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है फैटी लिवर का वो वेट लॉस है और वो डाइट से है और वो एक्सरसाइज से है। और वही वाली बात है कि जो लोग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं वो ये माइंड में ज़रूर रखें कि वेट लॉस ये एक जेनेरिक से टर्म डॉक्टर साहब बता सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको डॉक्टर को विजिट करना होगा जो कि आपके बाकी टेस्ट परफॉर्म कराएगा, किस स्टेज पर आपकी बीमारी है उस लिहाज से ज़ाहिर आपको मेडिसिन और गाइडेंस की तरफ ले जाया जाएगा। एक और कॉलर जी रेहाना है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम रेहाना, क्या पूछना चाहेंगी? मैं पूछना चाह रही हूँ सर, हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो फैटी लिवर 2 आया था। अच्छा, फैटी लिवर 2 क्या होता है जी? स्टेज होती है फैटी लिवर की? अच्छा जी, फैटी लिवर 2 नहीं, इसको ग्रेड 2 फैटी लिवर, ग्रेड 2 फैटी लिवर। अगेन ये इसकी स्टेज है। ठीक है, मैंने आपको जिस तरह बताया कि लिवर की फाइब्रोसिस की स्टेजेस हैं। बिल्कुल ठीक है जी। यूजुअली हम इसको F1, F0, F1, 2, 3, 4 पे डिफाइन कर रहे होते हैं कि फाइब्रोसिस कितना डेवलप हो रहा है। ठीक है। और S की एक इनकी सीरीज़ होती है S1, 2, 3, 4 जिसके हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि कितनी फैट डिपोजिशन हो रही है बेसिकली। ठीक है। सो अगेन ये उसकी स्टेज है कि किस स्टेज के ऊपर। स्टेज 2 से क्या मुराद? स्टेज 2 से मुराद ये है कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट डिपॉजिट हो रही है। अगर ये S की बात करें, अगर ये F की बात करें तो अगेन माइल्ड टू मॉडरेट फाइब्रोसिस डेवलप हो रहा है अभी। ठीक है जी। ठीक। ग्रेड 2 इज़ अ वेरी वेग टर्म। इसमें F की बात हम यह कर रहे होते हैं, ये S स्केल की हम बात कर रहे हो। डॉक्टर साहब कंप्लीटली रिवर्स किया जा सकता है कि किसी को फैटी लिवर हुआ है और उसके बाद आप कंप्लीटली वेट लॉस करें, दवाइयाँ वगैरह अगर ले रहे हैं, और उसमें कितना टाइम लग जाता है? अच्छा देखें, इसमें टाइम डेफिनेशन जो है अगेन वो डिपेंड करता है कि आपका वेट लॉस किस स्पीड से हो रहा है। यूजुअली जो प्रिस्क्राइब्ड या जो हम वेट लॉस एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट्स को, हम कहते हैं कि आपने 0.5 to 1 किलोग्राम एवरी वीक वेट को अपने कम करना है। ना इससे बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत है, ना इससे बहुत कम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। ठीक है जी। एक और कॉलर है, अली है हमारे साथ फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या पूछना चाहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। डॉक्टर साहब मेरे ना जिगर में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। ओके, आपको टेस्ट कराया आपने? जी टेस्ट तो नहीं करवाया मैंने कोई भी। जिगर की गर्मी कैसे पता चलती है फिर अगर टेस्ट नहीं कराया? हाँ, वैसे घर के अंदर भी एक आम टर्म जिगर में गर्मी हो गई है, क्यों टेस्ट होता है, कैसे पता लगता है लोगों को? देखें, जिगर की गर्मी अमूमन हम जब कहते हैं तो एक जेनेरिक सी टर्म है। मेडिकली जिगर की गर्मी ऐसी कोई हम टर्म यूज़ करते नहीं है, या किसी को खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस है तो हम उसको कह सकते हैं कि जिगर के अंदर गर्मी डेवलप हो रही है। अनलेस कि आपने अपने LFTs यानी लिवर फंक्शन टेस्ट करवाए हों या परफॉर्म हुए हुए हों तो फिर हम उस पर क्लियरली बता सकते हैं पेशेंट को कि हाँ जी आपको जिगर की गर्मी या जिगर की सोजिश, अगर हम मेडिकली हम बात करें कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो रही है। सही।
अच्छा, वैसे ये मिथ्स अटैच होती हैं, जिस तरह ये बात हुई कि जिगर में गर्मी, तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं आपके पास, कोई टेस्ट नहीं करवाया? अच्छा, एक चीज़ एक और चीज़ इसके अंदर जो घरेलू टोटके शुरू हो जाते हैं, लस्सी का इस्तेमाल या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि जिगर गर्मी होगी या घर के अंदर बैठ के इलाज करते हैं, उसके बाद खुद अपने आप को ये भी कह देते हैं कि हाँ अब ठीक हो गया हमारा इलाज नहीं, या जब मामला बहुत ख़राब हो जाए फिर आते हैं आपके पास। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि पेशेंट्स अक्सर जो है ना वो घर में ही अपने टोटके या अपने जो है ना छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं। हम उनको बहुत ज़्यादा डिस्करेज नहीं करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हर एक की अपने कुछ कल्चरल और कुछ सोसाइटल जो है ना बिलीफ्स भी हैं और कुछ उनकी ट्रेडिशंस भी चल रहे हैं। लेकिन प्राइमरीली हम पेशेंट को ये बताते हैं कि देखें आप अपने टोटके ज़रूर जारी रखें कि अनलेस कि ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकती है। फॉर इंस्टेंस कोई ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या कोई ऐसे मल्टीविटामिन्स आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ले रहे हैं या कोई ओवरडोज होने का चांस है, सही, तो उन चीज़ों से हम पेशेंट को रोकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ हम पेशेंट को यही एक्सप्लेन करते हैं, सबसे पहले आप उसको उसकी बीमारी बताते हैं कि देखें ये चीज़ ऐसे है कि आपके अंदर फ़ैट कंटेंट अगर आपकी बॉडी का रेज़ हो रहा है तो वो डेफिनेटली आपके जिगर को मुतासिर करेगी। ठीक है, अगर आपने फ़ैट को कम करना है तो उसके दो ही तरीके हैं, और पहला तरीका है उसमें यह आता है कि आप डाइट अपनी मॉडिफाई करते हैं, दूसरा तरीका यह आता है कि आप एक्सरसाइज करते हैं। मार्केट के अंदर इस वक्त कुछ ऐसी मेडिसिन इंट्रोड्यूस हुई हैं रिसेंटली जिसकी वजह से हम अपने पेशेंट्स को वेट लॉस की तरफ ज़्यादा बेहतर तरीके से लेके जा रहे हैं, जिसमें GLP-1 एगोनिस्ट का कुछ रोल है, जिसमें लीराग्लूटाइड है, सीमाग्लूटाइड के नाम से कुछ मेडिसिन आती हैं। अगेन ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हैं, ठीक है, आप खुद से कभी भी अपने खुद से ना लें, बगैर डॉक्टर सजेस्ट कर तो लें। और बुनियादी बात ये है कि आपने वेट लॉस की तरफ डॉक्टर ना बने, आप खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर मत बने। डॉक्टर थैंक यू सो मच, और गूगल से भी ना पूछें, डॉक्टर के पास ही जाके पूछें। नाज़रीन ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात करेंगे बच्चों की, और बच्चों की जब तरबियत की हम बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा टास्क है, और ज़ाहिर वालिदैन थोड़े परेशान भी हो रहे होते हैं कि अच्छा तरबियत कैसे करनी है। आजकल एक और चीज़ हम देखते हैं कि अच्छा जो कि बच्चा शरारती बहुत है, बच्चा बात नहीं मान रहा, टिक नहीं रहा, तो वो क्या करते हैं, उसको दे देते हैं फ़ोन के टिक जाए। अटेंशन स्पैन बच्चों का कितना ज़्यादा कम है कि पहले तो होता था ना कि आप बच्चों को फ़ोन देकर एक जगह पे बिठा दिया कि थोड़ी देर के लिए फ़ोन लिया, बच्चे एक साइड पे बैठ गए। लेकिन अब क्या होता है, थोड़ी देर के लिए बच्चा वो फ़ोन यूज़ करता है और उसके बाद वो फ़ोन छोड़ के उसे एक नई एक्टिविटी चाहिए होती है। अब वो एक्टिविटी किसी को तंग करने की भी है, दूसरे बच्चों को मारपीट करने की भी है, ठीक है, बट ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिव उसमें भी हो सकती है कि बच्चा एक के बाद एक चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है साथ साथ। लेकिन ऐसे में क्या शुए, बच्चे का जो माइंड है वो हाइपर एक्टिव है। अच्छा, इसमें भी सबिन जो आज हमारा मौजू वो ये है कि बच्चा जो गुस्सा कर रहा है, बार बार चीज़ें तोड़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, लड़ रहा है, बात नहीं मान रहा, बात नहीं सुन रहा, और बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा आपसे। वो हाइपर तो है बट एट द सेम टाइम वो गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो आज हम इस टर्म को एक्सप्लोर करेंगे, हाइपर किड सिंड्रोम। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे नफ्सियात सोबिया खतीब साहबा ने। सोबिया साहबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सोबिया साहबा, सबसे पहले ये हाइपर किड सिंड्रोम, थोड़ा इसको एलैबोरेट कीजिएगा, होता क्या ये? बच्चों के हवाले से जब भी बात होती है और फैमिली को हम लेके जब डिस्कस कर रहे होते हैं और जब गुच्छा बनता है प्रॉब्लम्स का, तो हम कहते हैं सिंड्रोम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम या डिजीज़ आ गया। सो बहुत सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। तेज़ी आ गई है बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा मिजाज के प्रॉब्लम्स आ गए हैं, बच्चों के अंदर बहुत इनअटेंटिव हो चुके हैं, अटेंशन के प्रॉब्लम आ चुके हैं। जब इस तरह के कम्प्लिकेशंस जो कि उनके रवैये के अंदर हमारे सामने बार बार थ्रेशोल्ड के तौर पर आ रही होती हैं और बार बार बबल कर रही होती हैं, तो उसको न्यूरोलॉजिकली सेक्रेटरिकली कहा जाता है कि ये सिंड्रोम के अंदर आ गया है। कि मतलब ये ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर डिस्टर्बेंस आ रही है और वो डिटैच हो रहा है। कौन से जो उसके माइलस्टोन है ज़िंदगी के, यानी 4 साल के बच्चे के अंदर माइलस्टोन क्या होने चाहिए और उससे मुतबादिल करके या डिलेड आ रहा है या वो उस तरह से फोकस नहीं कर पा रहा, तो वो उस कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। एक्चुअली ये जो अभी ADHD, ऑटिज़म या कंडक्ट डिसऑर्डर या इस तरह के बच्चों के डिसफंक्शंस हम सुनते हैं ना, ये सारे के सारे क्लस्टर के तौर पर डिफाइन किए जाते हैं। और उसे हाइपर एक्टिविटी के साथ अगर बच्चा बहुत ज़्यादा होता है तो वो उस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जिस बच्चे के मिजाज के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी है, वो हर चीज़ को चाहता है कि क्विकली बस होता रहे और वो उसके अंदर पेशेंस नहीं है, वो टिक के बैठ नहीं पा रहा। ये एक्चुअली रिलेट करता है बहुत सी कम्बिनेशन। जब हम कहते हैं किसी ऑटिस्टिक बच्चे के अंदर देखते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे का हवाले से जो बच्चे की बीमारी है उसमें ADHD के, अटेंशन डेफिसिट की भी कुछ अलामात होती हैं। तो सिंगली इसको डायग्नोज उस लेवल पे नहीं किया जाता, ADHD के साथ भी ट्रीट किया जाता है इसको। तो बच्चे के अंदर जब 3 अलामात बहुत ज़्यादा आ रही हैं, इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा हो, इनअटेंटिव हो और उसका जो इनअटेंटिव के साथ इनअटेंशन भी बहुत ज़्यादा हो।
एक तो होता है सुनना किसी चीज़ को, एक रिसीव करना, और होता है एक तो टिक के बैठने वाली। अच्छा सुबह, अब ऐसे में जो जिस तरह आप भी काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइन कर रही हैं और आप कह रही हैं कि एक तरह से क्लस्टर जब बन जाता है, जाहिर है उसको ऑफिस सिंड्रोम कहते हैं डिफरेंट बीमारियों का। बच्चे जो शरारत करते हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठ पा रहे होते, कोई फ़ोन आप दे दें, बच्चे जाहिर है उनका अटेंशन स्पैन उतना ज़्यादा नहीं है, वो छोड़ के दूसरे बच्चों में के साथ शरारत कर देना, किसी को मारपीट कर देना, क्या ये भी इसी सिंड्रोम के अंदर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल। देखें, जितनी भी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स है ना, किसी का स्नैचिंग करना, यानी बच्चे क्लास से कुछ लेके आ जाते हैं, किसी की बाइटिंग कर देना, किसी को धक्का मार देना, किसी के साथ ऐसी लड़ाई करना जिसमें फिज़िकली उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट आए, अपने ऊपर भी यूजुअली बच्चे खुद को मारना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के बिहेवियर्स के अंदर ये आता है। यही वही बीमारी है जिसको हम स्टार्ट में बच्चा 4 साल की 6 साल के अंदर अगर उसके ये साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं तो एड्रेस करने को कहते हैं। इवन अभी आप देखते हैं अडल्टहुड के अंदर भी लोगों के अंदर ये होता है कि लोग अपने हार्मफुल बिहेवियर जिसे कहते हैं सुसाइडल अटेम्प्ट तक जाता है। वो मेंटल हेल्थ की यहीं से तो शिक शुरू होती है कि वहाँ पे डिस्टर्बेंस है, केटर नहीं किया जाना, बच्चा यार अभी इसने काट दिया ना बस छोड़ दो, या अभी इसने धक्का दे दिया ना एग्रेसिव है थोड़ा, फलां से सीखा होगा, फलां से सीखा होगा, तो हम कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट करके कंफर्टेबल करते हैं, घर को भी कंफर्टेबल करते हैं, जिस इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड है उसको भी कंफर्टेबल करके एड्रेस नहीं करते, और फिर वो लीड करते करते एक्सट्रीम बिहेवियर्स पे जाता है। तो डेफिनेटली ये कनेक्टेड है उसी सिंड्रोम के साथ। उसी सिंड्रोम ज़्यादा एंटी सोशल पर्सनैलिटी भी आगे जाके बन सकती हैं। आप देखें जो क्लास में बच्चे एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं और लेटर ऑन जब घर पे अगर फर्ज किया घर के अंदर उसकी मैनेजमेंट ना हो, बहन भाइयों से वो जो इतनी सिबलिंग्स रिवाइवरी जो क्रिएट होती है, ये बहुत कनेक्टेड है एवरीथिंग, क्योंकि हम देख नहीं रहे होते उस लेंस से, तो हमें उस तरह से आइडेंटिफिकेशन के लेवल पे या उस प्रॉब्लम को एक्चुअल प्रॉब्लम कहने की स्टेज तक नहीं आते। तो फिर मैनेजमेंट कैसे करें? जैसे कि आपने खुद कहा कि बाज़ औक़ात ऐसा इशू होता है जिसको हम कंफर्टेबल कर देते हैं, इन्वायरमेंट को हम कंफर्टेबल कर देते हैं, एड्रेस नहीं कर रहे होते। वो पेरेंट्स हमें जो सुन रहे हैं इस वक्त, जिनके सामने ऐसे बच्चे हैं और चाहते हैं कि इस इशू को एड्रेस करें, लेकिन पता ही नहीं है उन्हें कि करना कैसे है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि जब उन्हें लगे कि बच्चा अपनी एक हमारी नॉर्म से हट रहा है, और यूजुअली हटता है, पता चल जाता है, लेकिन जब आप उसको तरफ आंख नहीं, एक होता है किसी चीज़ पे स्टॉप करना, आप बार बार टीचिंग मेथड पे जा रहे हो, ये सीख लो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो, इस तरह से तुम्हें फलां के सामने बैठना है, इसके तरह, वो सारी चीज़ों से भी एजिटेट हुआ है। अगर बिहेवियरल इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोग्रेसिवली 6 महीने तक एक बच्चा जो मारदाड़ करे जा रहा है, तोड़फोड़ करे जा रहा है, नुकसान करे जा रहा है, तो इसमें एड्रेस पहली चीज़ तो 6 महीने देखने। कंसिस्टेंटली अगर आपके बच्चे के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसमें 6 महीने में ऐसे तैस हो गया, मतलब टोटली आपकी बॉडी के अंदर बच्चे की के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बच्चा खाना नहीं खाता, नींद नहीं लेता, अपनी जो पढ़ाई है उसके एलिमेंट पूरे नहीं कर पा रहा होता, इवन बाज़ का इस टाइम पीरियड के अंदर बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग का बहुत मसला हो जाता है। तो बच्चे को सबसे पहले तो उसको देखेंगे नॉर्मल जो उसके माइलस्टोन है। मैं हमेशा पेरेंट्स से ये कहती हूँ, मैं बेसिकली रिलेशनशिप थेरेपिस्ट के तौर पर ना टीचिंग लेवल पर जब जाती हूँ, साइको एजुकेट करती हूँ, तो मैं पेरेंट्स के इशू बाद में रिजॉल्व कर रही होती हूँ डेफिनेटली, लेकिन उनकी पेरेंटिंग स्टाइल्स पे ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि हमारा ऑटिस्टिक बच्चा पैदा हो गया या इस तरह का प्रॉब्लम हो गया, अब हम मियाँ बीवी इकट्ठे नहीं रह सकते, ये साइड पे हो जाए, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के साथ यूजुअली आते हैं। लेकिन वो दोनों मिल के इस लेवल पे नहीं आते कि हमने इस बच्चे के लिए पढ़ना है। वो पढ़े लिखे खुद होते हैं, लेकिन वो थेरेपिस्ट के पास, डॉक्टर्स के पास, डिफरेंट लोगों के पास, नीम हकीम के हत्थे भी चढ़ते हैं उसी लिहाज से, खुद जाँचते नहीं है कि असल क्या है। पहली चीज़ तो मैं पेरेंट्स से कहूँगी, अगर आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत जांच समझ रखते हैं, तो अपने बच्चे के बिहेवियर्स को थोड़ा सा उसके हवाले से पढ़ें, जानने की कोशिश करें, फिर उसी के हवाले से नॉलेज भी मिलेगा आपको। फिर दूसरे स्टेप के, घर के अंदर आपसे बड़ा थेरेपिस्ट कोई भी नहीं है। मैं पेरेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि अगर फ़र्ज़ किया, इवन मियाँ बीवी के मसाइल के अंदर मैं कहती हूँ, एक दूसरे के जो आप लोग आपस के मसाइल जो डील कर रहे होते हैं ना, एक दूसरे के लिए थेरेपिस्ट बन जाओ, लेकिन ऐसे जजमेंटल ना हो, एकदम से एक्सपेक्ट ना करो। और 3P का कॉन्सेप्ट, परसिस्टेंटली, पेशेंटली, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने प्रेजेबल वे में लेके जाना है। हम पोलाइट नहीं रह रहे, पेरेंट्स भी पोलाइट नहीं रहते। तो पहला आप एड्रेस इस तरह से कि आप थोड़ा सा खुद को एजुकेट करें इस हवाले से कि असल में मसला हम ज़्यादा रिलेट कर देते हैं, अम्मा अब्बा में इशू था, फैमिली में इशू था, फ़लाँ फ्रेंड से सीख लिया, फ़लाँ से, वो रिलेट डेफिनेटली फैक्टर होता है, लेकिन वो इतना कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं चलता।
और बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की यहाँ पे चीज़ आ रही है। एग्जैक्टली सोबिया, आपने ये बड़ी अच्छी बात इसके अंदर की है कि आपसे बड़ा थेरेपिस्ट घर के अंदर कोई और है ही नहीं। अब ये तमाम पेरेंट्स को इस बात को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि खुद आप चीज़ों को, जिस तरह 3 P's का कॉन्सेप्ट आपने बताया है, उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम सोबिया, आप अगर लेट्स सपोज मैनेज नहीं कर पाते पेरेंट्स, किसी भी तरह से बच्चों को इस तरफ थेरेपी की तरफ नहीं लेकर जाते या मैनेजमेंट की तरफ नहीं लेकर जा रहे होते, ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं वो सोसाइटी के लिए कितने नुकसानदेह होते हैं? लेट्स सपोज आप अपने पार्टनर के लिए कितने टॉक्सिक हो जाते हैं, इसके अलावा अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के लिए या ओवरऑल अपनी ज़िंदगी में वो किस तरह की उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है? एज अ पार्टनर पहले मैं बताती हूँ कि पहले पार्टनरशिप के लेवल पे वो हर चीज़ ब्लेम गेम पे चली जाएगी, और उस लेवल पे क्या होगा कि वो इम्पल्स इतना होगा कि वो जो मारदाड़ वाले केसेस हमारे पास आते हैं वो क्या होता है, ज़रा सी कोई चीज़ बर्दाश्त ना कर पाना और इम्पल्सिविटी पे जाके, मुझे एक ही कुलिया याद है कि थप्पड़ लगाना है, एक ही कुलिया याद है कि घर से निकालना। तो ये सारी की सारी चीज़ें बचपन में इम्पल्सिविटी हाई होती है, वो बड़े होते होते वो कंट्रोल हो जाती है, लेकिन सब्जेक्टिवली वो क्या होती है, वो सामने आ रही होती है एग्रेशन की सूरत में, ना अंडरस्टैंडिंग की सूरत में, ब्लेम गेम की सूरत में, और अपनी एंजाइटी के खुद कॉन्सेप्ट को क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहे हो, खुद चीज़ को सीख नहीं पा रहे हो, तो वो इसमें क्या होता है, वो झुंझलाहट आती है, वो कंपटीशन की सूरत में जाता है, तुम ये करती हो या तुम ये करते हो, तो वो दरमियान में क्या एक वॉर शुरू हो जाती है, वो मियाँ बीवी की वॉर शुरू। माँ बाप के साथ रिवाइवरी ये होती है कि आप ड्रग एडिक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। वहाँ पे इस तरह के बच्चों के अंदर अगर बिहेवियर की पहले मैनेजमेंट नहीं जाती, तो बच्चा अपने आप को कि यार मैं अटेंशन स्पेन ज़्यादा कर लूँ, मैं अपनी इन एक्टिविटी को कम कर लूँ, मैं ज़्यादा हाइपर क्यों, मुझे इतना एग्रेशन क्यों आता है, तो वो कोई ना कोई एड ढूंढता है। बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी और हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नाज़रीन, ये जो इम्पॉर्टेंट से मौज़ूआत होते हैं, स्पेशली बच्चों से मुताल्लिक़ हम बात करते हैं, मकसद यही होता है कि हम सब मिलकर सीख सकें, जो कि ज़रा हम सब एक ऐसे फेज़ में हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि बच्चों के जो नए नए मसाइल हैं उनसे कैसे हमने निमटना है। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अब हमारे साथ एक ऐसी ज़बरदस्त आर्टिस्ट मौजूद हैं जो बाइक पर अकेले सफ़र करती हैं और उसके साथ साथ अपना शौक भी पूरा करती हैं। लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, बरीरा खान इनका नाम है। बाइक पर खूबसूरत इलाकों की सैर करती हैं पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ उनको एक्सप्लोर करने के साथ साथ जहाँ पर मौका मिलता है, जो सीनरी खूबसूरत लगती है, वहाँ पर रुक जाती हैं। 70 सीसी बाइक पे एग्जैक्टली रुक जाती हैं। और उसकी मैं मेंशन नहीं करना चाहती क्योंकि अब आम सी बात है, खवातीन करती हैं। नहीं सभी 70 सीसी पे पहाड़ों पे जाना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब वैसे चैलेंजिंग होता है जी। अच्छा, ओके। अच्छा, पॉइंट ये यहाँ पर कि उसके साथ साथ वो किस तरह से वहाँ पर रुक जाती हैं और वहाँ पर स्केचिंग करती हैं, पेंटिंग करती हैं, और जाहिर है जो हम कहते हैं ना कि लम्हे को कैप्चर आंखों में आप करते हैं, उसके साथ साथ वो अपने जो है ना वो जो स्केच बुक होती है ना उसमें भी उसको कैप्चर कर देती हैं और फिर वापस लेकर आती हैं। तो बरीरा खान इस वक्त वहाँ से मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। बाइक वाला मामला ज़रा इसको पहले इलैबोरेट 70 सीसी बाइक पे पहाड़ों पे निकल जाना। हाँ, अगर मेरे पास ट्रेल होती तो मैं ट्रेल पे ही चले जाती, लेकिन मेरे पास थी 70 सीसी। कितना चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग है काफ़ी, क्योंकि कंफर्ट वाइज बहुत चैलेंजिंग है। अभी भी मेरी कमर दुख रही है क्योंकि मैं लाहौर से खुंजराब गई थी, ये मेरा ड्रीम टूर था। अभी लास्ट आपका लाहौर टू खुंजराब था? यस। अभी मैं खुंजराब से वापस आ रही हूँ और लाहौर जा रही हूँ। तो ये आपने स्टार्ट कब किया था लाहौर टू खुंजराब? ये मैंने महीना पहले। और आपने ये जो वक्त चुना मानसून का, ये तो बड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी होता है, तो घर वाले कहते हैं कि बेटा ना जाओ। नहीं, मेरे फादर एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, वो कहते हैं नो जॉब विदाउट रिस्क। वाओ। और अम्मी क्या कहती हैं? अम्मी कहती है हाय मेरा पुत्र। अब्बू कहते हैं नो जॉब विदाउट रिस्क, अम्मी कहती है हाय मेरा पुत्र। अच्छा, यही होता है हर घर की कहानी, मेरा ख्याल यही है। कब से शुरू किया आपने बाइक पे सफर करना और फिर स्केचिंग करना? इट्स बीन ऑलमोस्ट 3.5 years मैंने बाइक शुरू की थी, और बाइक सीखने के 6 महीने बाद तकरीबन मैंने अपना फर्स्ट टूर कश्मीर का किया था डिस्कवर पाकिस्तान के साथ। ओके, तो अच्छा, आप जब जा रही हैं बाइक पे और आसपास कोई गुजरते हुए कोई कमेंट पास करे, वो क्या होता है? स्टैंड ऊपर कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कमेंट्स मिलते हैं? मैं ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, रिएक्शन क्या होता है आपका? फिर कभी कभी तो कुछ होता भी नहीं है, वो ऐसे ही इशारा कर जाते हैं, मतलब टीज करने के लिए। लेकिन अब अक्सर कुछ हो भी जाए तो मैं इतनी नॉर्मल है मेरे लिए कि मैं देखती भी नहीं हूँ, और बाद में मुझे रियलाइज होता है कि वो सही बेचारा कह रहा था। वही वाला मामला शेर आया वो मामला हो जाता है। अच्छा बरीरा, वैसे रूटीन क्या होती है? बिकॉज आप थिएटर
आर्टिस्ट भी हैं, आपने एक फिल्म के लिए भी काम किया जो कि अभी ऑनर होनी है, लेकिन उसके अलावा अदरवाइज रूटीन क्या होती है? रूटीन मेरे ये अभी ऑफ था ना, समर वेकेशंस थी, तो इसमें मैं ट्रैवलिंग के लिए निकली थी। और ये क्या आपको पता है कि एक्टिंग इज ऑल्सो ट्रैवलिंग, बहुत सारे साइट्स पे जाके आपको एक्टिंग करनी होती है, सो इट्स फन जॉब फॉर मी। That's great. आप 5 बहनें हैं, आप सबसे छोटी हैं, बाकी कोई बहन बाइक पर नहीं निकली, तो आपने जब किक लगाई पहली दफा तो किसी ने लगाई नहीं? मेरी बहन मेरे साथ बैठती नहीं थी, कहती थी मैंने नहीं बैठना, तुम मुझे गिरा दो। एतबार ही कोई नहीं। और मैं उसको यही कहती थी कि देखा तुम्हारे दिमाग में भैया लड़का होगा तो मैं बैठूंगी, लड़की के साथ आप बैठ जाते हैं सब? अब बैठ जाते हैं। अम्मी बैठती हैं? अम्मी मेरी इतनी फिट है, अम्मी सबसे पहले मेरे साथ बैठी थी कि नहीं कोई बात नहीं, गिरेंगे तो गिर जाएंगे। ओह, तो वो देखिए वो एक हाय मेरा बच्चा तो जरूर है, बट एट द सेम टाइम इनकरेज भी माँ जो है वो जाहिरा आपको सबसे ज्यादा करती हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप लाहौर टू खुंजराब थोड़ा बताएं ना कि कहाँ रुकी, रास्ता कैसा रहा, कहाँ चैलेंज सबसे ज्यादा आपको लगा? मैं अपनी सबसे थ्रिलिंग मेमोरी बताऊंगी। मैं लाहौर से पहले गई थी इस्लामाबाद स्टे किया था, फिर बट्टाकुंडी स्टे किया था, उधर से फिर मैं बाबूसर से होते हुए गई थी हंजा। और जब मैं बाबूसर गई थी वहाँ पर मैं लिटरली शाउट कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत लोग कहते थे कि तुम और तुम्हारी धन्नो इज़ माई बाइक वो बाबूसर नहीं क्रॉस कर सकते, क्योंकि तुम भी इतनी पावरफुल नहीं लगती, छोटी सी हो, ये वो इस तरह की बहुत मुझे डिग्रेड किया गया था। लेकिन जब मैं बाबूसर पहुँची मैं चीखें मारी थी, वो जो वहाँ आर्मी वालों ने रोक लिया और मुझे ऐसे लगा कि वो शायद मुझे कहेंगे कि लाइक क्या आप कर रही हैं ये। उन्होंने मुझे कहा कि मैम आपको सल्यूट है, हमने पहली दफ़ा 70 पे सोलो फीमेल देखी है ऑन बाबूसर टॉप। हमने पहली बार सुना तो फॉर श्योर ऐसा पहली बार हुआ है। सोच रहे वो इतनी मेरे लिए थ्रिलिंग मेमोरी थी। और उन्होंने फिर वहाँ बैठ के मुझे चाय वगैरह पिलाई, उनके साथ बैठ के उन्हें गपशप किया और मैं आगे निकली। और जब मैं खुंजराब गई वहाँ पे आप बहुत खुश होंगी ये सुन के कि इतनी औरतें थी जो हुटिंग कर रही थी मेरे। वाओ, मतलब उन्होंने वेलकम किया आपको। यस, मैं जब अपनी बाइक लेके जा रही थी एंड आई वाज फिल्मिंग और मैं साथ कह रही थी कि ये मेरा ख्वाब था, एवरीवन ये मेरा ख्वाब था, और वो सब और सारी लड़कियां वहाँ हुटिंग कर रही हैं। आई एम लाइक वाओ, देखिए ये एनकरेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और ऐसे में मैं चाहूँगी इस चीज़ को भी हाईलाइट ज़रूर करें, जिस तरह अक्सर हम ख़वातीन को नहीं जाने दे रहे होते, अपनी बच्चियों को नहीं अलाउ कर रहे होते कि कोई साथ नहीं है फैमिली मेम्बर तो आप ना जाओ, बट ऑब्वियसली एट द सेम टाइम ट्रैवल तो करना, आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप दुनिया को जानेंगे ना, अदरवाइज तो नहीं। लेकिन माँ बाप अक्सर डर रहे होते हैं, कुछ जगहों पर ऑब्वियसली वैलिड भी होता है, मैं इससे भी बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अच्छा वैलिड नहीं है कि डर रहे होते हैं, लेकिन कैसे आपने अपना ख्याल रखा और पाकिस्तान कितना सेफ है हमारी बच्चियों के लिए, हमारी लड़कियों के लिए, इसको भी ज़रा मैं चाहूँगी इस पर रोशनी डालें। मैं ये नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि जिस तरह के वाक़यात औरतें फेस करती हैं मैं उनको गलत नहीं बिल्कुल भी कह सकती, लेकिन सेफ्टी अपने इधर होती है और सेफ्टी इनेट सेंस होती है आपकी। मुझे अगर कहीं भी लग रहा हो ना कि यहाँ पर मैं सेफ़ नहीं हूँ, वहाँ से मैं फ़ौरन एस्केप करती हूँ। वाइब आती है और ये आती है, सबको आती है। हम अपनी रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं, जो रेड फ्लैग है उसको इग्नोर नहीं। कोई एनवायरनमेंट है या आपको रास्ते में चलते हुए कोई शख्स मिल रहा है तो आपको एक वाइब आ जाती है खवातीन को कि ये शख्स ठीक है या नहीं ठीक। जैसे बट्टाकुंडी में मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। बट्टाकुंडी में मैं एक होटल में गई और वहाँ मैं स्टे जब करने लगी, वो मुझे कन्विंस कर रहा था, वो मुझे डिस्काउंट भी दे रहा था और मुझे कन्विंस कर रहा था कि आप रुक जाएं, लेकिन जिस तरह से वो मुझे कन्विंस कर रहा था मुझे पता लग रहा था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। मैंने उसी वक्त एस्केप किया, चाहे मुझे 2000 और से देना पड़े, बट आई हैव टू सेफ्टी फर्स्ट। तो ये जाहिर है आपको खुद से चीज़ों को, अच्छा ये देखें ये वाली जो चीज़ आप कह रहे हैं नेचुरल है, ठीक है नेचुरल ज़रूर है, बट एट द सेम टाइम कि आप उसको इग्नोर ना करें। ये घर से आपको ट्रेनिंग ज़रूर मिलनी चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपको बहुत छोटी एज से बताना शुरू कर दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब बरीरा मेन पॉइंट पे आते हैं। एक तो ये चैलेंज था, अब दूसरा चैलेंज जो है वो थोड़ा पैसों का भी होता है। हाँ जाहिर है, लाहौर टू खुंजराब, देन कमिंग बैक फ्रॉम खुंजराब टू लाहौर, ठीक है 70 सीसी पर पेट्रोल तो लगता है ना, अदरवाइज भी होटल का स्टे खाना पीना बार-बार 70 सीसी बरीरा देख, बिकॉज़ मुझे पता है कि 70 सीसी पे पहाड़ों पे जाना बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट 125 और इट्स नॉट 200 250, इट्स 70 सीसी। 70 इंजन, लाइक 70 सीसी इज इंजन। ये मैं ब्रेक में समझाऊंगा इनको, आप टेंशन ना लें, अब आप बताएं। मैं समझूंगी ब्रेक में। अच्छा जी, बजट का यह है कि मुझे अगर ईदी भी मिलती होती थी, मैं खुद भी जॉब करती हूँ और मैं अपना कमाती हूँ, तो मुझे
कुछ भी छोटा मिलता है ना तो मैं उसके कपड़े नहीं खरीदती, मैं उसकी चीज़ें नहीं, मुझे होता है मैं ट्रैवल करूँगी तो मैं उसको सेव करके ट्रैवल करती हूँ। और अब तो यह है कि स्पॉन्सर हो जाता है, जैसे इस बार मेरा स्टे महीने का स्पॉन्सर्ड था तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया था। और उससे पहले जितने भी मैंने किए थे वो स्पॉन्सर्ड नहीं थे, वो सारे मैंने अपनी ही इनकम से किए लेकिन चूंकि वो सब आपने इतने अच्छे किए कि आपको स्पॉन्सर मिल जाता है। टोटल कितने दिन लगे अब तक? It's been now it's 30 days exactly। 30वां दिन आज अभी अपने लाहौर वापस जाना है। जाना मजे का था, ये वापस आना एक्साइटिंग था? अच्छा मैं कहूँगी आना because that was dangerous। ओके, किस स्पॉट पे? कहाँ पर हुई? खासतौर पर रायकोट ब्रिज से लेके चिलास तक बहुत ज्यादा लैंडस्लाइडिंग थी, वो इसलिए मजेदार था। अच्छा, वापसी बाबूसर टॉप से नहीं आई हैं? बाबूसर टॉप से ही आई हैं। और फिर जो नारायण के बाद जो महानगरी ब्रिज, क्योंकि वो कोलैप्स हो गया था, तो आप फिर कैसे आई? नहीं वो बिल्कुल ठीक, अच्छा बन चुके हैं, वो तो हो गया। अच्छा वो इसीलिए मैं वो थोड़ा सा देख रही थी तभी मैं निकली हूँ। उससे पहले तत्ता पानी और वो सारा काफी ज्यादा लैंडस्लाइडिंग थी और आना काफी चैलेंजिंग था। मैं 4 दिन में पहुंची हूँ इस्लामाबाद। अच्छा, वैसे कोई ऐसा स्पॉट जहाँ पे बाइक निकालो कि मेरी हो गई है बस? होते हैं ना स्पॉट्स ऐसे बहुत कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ लेकिन एक ट्रैकिंग थी हुंजा में ही थी, वहाँ पर ये स्लोप थी और मैं बाइक ऐसे करके खड़ी हुई थी अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह, और कोई भी नहीं था और मैं आवाज दे रही हूँ कोई है। एक बंदा आया फिर भागा पता नहीं कहाँ से अल्लाह ने भेजा और उसने मेरी आगे बाइक पकड़ी, कहते बदी चलाए। मैंने कहा 70 सीसी है कैसे चलाऊं? लेकिन बाइक चली फिर। आपको इतना शौक है घूमने का, आपको भी ज्वाइन करना चाहिए। नहीं मुझे शौक बहुत है बाइक पे, मेरे घर में मुझे कभी अलाउ नहीं करेंगे। मैं उसके बाद देखिए मैं एज ए मेल बता रहा हूँ, मुझे घर वाले बाइक पे जाना अलाउ नहीं करेंगे। मम्मी रेडी? नॉट मम्मी रेडी, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, मैंने बाइक बहुत ज्यादा ठोका है, एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं बाइक पे। फिर भी मम्मी रेडी बर्गर हम तो यही कहेंगे। हमें तो मौका चाहिए था, हमने तो कहा फरीदा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और भी अब मुझे लगता है मजीद भी रिकॉर्ड बनाएंगे जब हम इनको दोबारा बुलाएंगे, तब तक कोशिश करेंगे शोएब भी को रिकॉर्ड जो है जरूर बना लें बाइक पे। व्हाई नॉट, I'll try। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं थोड़ी सी बात हम आज स्किन केयर रूटीन से मुताल्लिक करते हैं। जब हम स्किन केयर रूटीन की बात करते हैं वो कहते हैं ना कि जब मुंह धो के साबुन। वैसे आपका इससे क्या ताल्लुक? मर्दों का इससे क्या ताल्लुक? और ना वेरी सीरियस नोट, यही होता है कि एड्स देखने के बाद तो ये बात सारे मर्द कहते हैं कि मर्द मुंह नहीं धोते। नहीं यही वाली बात है ना कि मर्दों की कोई स्किन केयर ऐसा नहीं होती, एक साबुन उनको एक अच्छा सा चाहिए होता है जो उनके पास हो और वो डेली जो है ना वो उसी से फेस सुबह से आराम से मुंह धो के लश्कारे मारे। लेकिन अब उस साबुन को भी ऐसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट आपको बाकी किसी स्किन केयर की जरूरत ना पड़े और आप उसी साबुन को इस्तेमाल करके एक जो ग्लो है ना और जो पिगमेंटेशन आपके फेस की डस्ट है उसको क्लीन भी कर सकें। यानी कि अगर साबुन में एलोवेरा हो या किसी में रोज एक्सट्रैक्ट यानी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की हम बात कर रहे हैं और फिर उसके अंदर इतनी जबरदस्त से खुशबू भी वाह क्या बात की खुशबू हो, जैस्मिन की खुशबू हो, लेवेंडर एग्जैक्टली, तो ये इतनी सारी खुशबुएं जब उसके अंदर ऐड हो तो जाहिर सी बात है आप वही साबुन इस्तेमाल करना चाहेंगे। हम जो है वो बात कर रहे हैं कैप्री सोप की बात करें और 55 साल से ये सोप हम देखते हैं कि हमारे आसपास घरों में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो आज हमने सोचा कि हम इससे मुताबिक थोड़ी सी बात कर लें क्योंकि जब हम हर्बल एक्सट्रैक्ट्स की बात करें और खुशबू की बात करें और दुनिया भर के खुशबुओं की बात कर रहे हैं कि वो खुशबुएं साबुन के अंदर के आप इस्तेमाल करें आपको खुशबू भी आए, महकता सा एहसास भी हो, स्किन ग्लो भी कर रही हो और ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए। और शोएब ऐसे भी होता है ना कि बाज़ वक़्त हम कहते हैं अच्छा इसके अंदर खुशबू ज़्यादा एडेड है तो इसमें केमिकल ज़्यादा एडेड होगा और प्रॉब्ली यू नो आपकी स्किन के पे कोई ना कोई साइड इफेक्ट छोड़ेगा। तो इससे ये है कि आपको साइड इफेक्ट भी कोई नहीं होगा, एट द सेम टाइम जो आपका नेचुरल ग्लो है वो उसको बरकरार रखेगा या उसको वापस लेकर आएगा और उसके साथ साथ ये कि आपको बाकी स्किन केयर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये दिस इज समथिंग जो कि एक चीज़ में आपको एक साबुन के अंदर आपको मिल रही है तो फिर आप जाहिर है सब इस्तेमाल करें। वैसे ग्लो जो है वो आपको कॉन्फिडेंस भी देती है, बहुत ज़्यादा देता है कॉन्फिडेंस और स्पेशली अगर आप देखें आपका फेस नेचुरल एक अच्छा लग रहा है और आप अपनी स्किन को जब ओन कर रहे हैं और आप कॉन्फिडेंटली कहीं पर जा रहे हैं फिर तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, चलें मर्द हो या औरत हो कोई भी हो, दोनों के लिए। चल नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में ख़वातीन जिस तरह मुख्तलिफ शोबों में नाम बना रही हैं और उनके लिए मुलाजमत में मौक़े जो बढ़ाए जा रहे हैं उसकी हम बात करते हैं, स्पेशली जब हम इन शोबों में फूड प्रोसेसिंग की बात करें जिसमें ख़वातीन की मौजूदगी वक्त के साथ साथ बढ़ रही है और मुख्तलिफ कंपनीज़ और इदारों में मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ वो निभा रही हैं।
ख़वातीन को तरक्की और आगे बढ़ने के मौके फराहम करने में एक इदारा चैंपियंस ऑफ चेंज पाकिस्तान। हमने पहले जब भी बात की मेल चैंपियंस ऑफ चेंज पाकिस्तान की बात की, आज हम बात करें चैंपियंस ऑफ चेंज पाकिस्तान, क्योंकि वो जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट क्रिएट हो चुका है। बिल्कुल, ये इम्पैक्ट क्रिएट होना बहुत ज़रूरी था। इस वक्त इसी मौजू पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग कंपनी टेट्रा पैक पाकिस्तान के CEO अवैस बिन नसीम साहब और चैंपियंस ऑफ चेंज पाकिस्तान की कन्वीनर फिजा फरहान साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं फिजा आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा, मेल चैंपियंस ऑफ चेंज से अब चैंपियंस ऑफ चेंज, मेल निकाल दिए? नहीं, बिल्कुल ही निकाले। इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है जो मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि आपको पता है, हमने बहुत बार इसके ऊपर बात की हुई है। मेल चैंपियंस ऑफ चेंज एक ऑस्ट्रेलियन इनिशिएटिव है, एक UN सेक्रेटरी जनरल सर्टिफाइड बेस्ट प्रैक्टिस है ऑफ एम्पावरिंग वुमेन इन द प्राइवेट सेक्टर स्पेस एंड इन द कम्युनिटीज़। मुझसे बहुत लोग पूछते थे पहले जब मैंने लॉन्च किया तकरीबन 3 साल पहले कि औरतों की एम्पावरमेंट की बात हो रही है तो इसमें मेल चैंपियंस का क्या ताल्लुक है, औरत क्यों नहीं है टेबल पे। I have been in this sector, in this industry for about 20 years, पहले as a practitioner, now as an advisor. और जब भी women empowerment की बात होती थी तो it used to be by women, to women, in a room of women, usually on International Women's Day, and then a picture used to go up on the wall और कोई CSR और marketing का एजेंडा बन जाता था, and that was that. The realization जो दुनिया को हो गई कि women economic empowerment या women's empowerment is not just a CSR thing anymore. It's not just a social agenda anymore. It is a business case. घरों को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए, कम्युनिटीज़ को या पूरे ममालिक को इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी औरतों को इक्वली एम्पावर करें। फॉर दैट वी हैव टू गेट द बिजनेस लीडर्स इन्वॉल्व, वी हैव टू गेट द लीडरशिप इन्वॉल्व, जो कि 98 to 99% इज़ मैन, एंड वी हैव टू गेट दोज मैन, द लीडर्स, टू स्टेप अप फॉर जेंडर इक्वालिटी। ऑस्ट्रेलिया में इनिशिएटिव 12 साल पहले लॉन्च हुआ, आज वहाँ पे 260 CEOs हैं जो इसका पार्ट है। पाकिस्तान में वी लॉन्च द फर्स्ट इंटरनेशनल चैप्टर, माशाल्लाह जो अब ग्लोबली इट्स द लार्जेस्ट ग्रुप। पाकिस्तान में जब हम 30 के नंबर तक पहुंच गए जो कि लार्जेस्ट ग्रुप ग्लोबली डिक्लेयर हो गया, वी रियलाइज़ कि अब हमारे पास पाकिस्तान के सारे सेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है, लीडर्स हैं। नाउ इज़ द टाइम वी कैन वेलकम आवर फीमेल CEOs ताकि उनकी एडवाइस लेके हम इसको मजीद आगे अपने काम को कलेक्टिवली लेके चलें। सो नाउ वी हैव आल्सो ट्रांजिशन फ्रॉम मेल चैंपियंस ऑफ चेंज टू चैंपियंस ऑफ चेंज। ज़बरदस्त, ज़ाहिर है सक्सेस जो है इसको मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट था। वैसे अब आपको क्या चीज़ कनेक्ट करती है चैंपियंस ऑफ चेंज के साथ? पर्सनली आपको लगता है कि ख़वातीन की नुमाइंदगी हर शोबे में होनी चाहिए, लीडरशिप पोजीशंस पे उनको आना चाहिए, या अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि ख़वातीन की तादाद और उनकी कैपेबिलिटी के हर इदारा छोटा हो बड़ा हो वहाँ पर ख़वातीन की ज़रूरत है? बिल्कुल सही कहा आपने, और इसमें जो मेरा जो पैशन है वो है पाकिस्तान, क्योंकि आप पाकिस्तान डेवलप करना है, एवरी पाकिस्तानी को चाहिए, उसका ख्वाब है कि पाकिस्तान शुड बी इन द टॉप डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाए, ट्रांजिशन करें। तो जब आप कंपैरिजन करते हैं आप देखते हैं कि उनकी वर्कफोर्स का स्प्लिट अगर देखें, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 60-40, ऑलमोस्ट अप्रोच, सम ऑफ द कंट्रीज आर अप्रोचिंग 50-50। हाउ कैन यू, आप उनसे कैसे कम्पीट कर सकते हैं सिर्फ 50% वर्कफोर्स की मोबिलाइजेशन से? सो आपको ये करना पड़ेगा, इट इज़ नथिंग एल्स, कि ये आपको मजबूरी नहीं है, ये आपकी एक कंपेटिटिव एज है। और जो टैलेंट पाकिस्तान में जो ख़वातीन ने जो डिफरेंट शोबों में शो किया है, आई थिंक हर एक अपनी स्ट्रेंथ्स और स्किल्स है हर जेंडर की। ख़वातीन व्हाट ब्रिंग टू द टेबल इज़ अटेंशन टू डिटेल, जो उनकी अप्रोच एक बड़ी डिटेल अप्रोच है, और दे आर ब्रिंगिंग सो मच। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, और बहुत से लोगों की राय भी होती है कि नहीं हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं। जब भी कोई नई चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो उसके अंदर ये एक मामला होता है कि हम पहले ये कर रहे हैं, मज़ीद हमें करने की क्या ज़रूरत है। जिस तरह आपने खुद भी जिक्र किया कि मज़ीद स्टेप्स लिए, तो ऑलरेडी टेट्रा पैक पाकिस्तान क्या हो रहा है फॉर वुमेन? जो अभी जिससे मैंने बताया कि मैं आपको एक सिंपल सा नंबर बताता हूँ कि 2016 में वी गॉट अबाउट 350 एम्प्लॉयज़ हैं, और 2016 में हमारे पास 12 ख़वातीन थी। सो नाउ इन लास्ट 7-8 years वी हैव इम्प्रूव्ड इट 37, ठीक है, कीपिंग द टोटल फोर्स सेम। सो परसेंटेज ऑफ वुमेन हैज़ इंक्रीज्ड। हमारी लीडरशिप टीम में जो पाकिस्तान टेट्रा पैक पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट टीम है उसमें इट्स अबाउट 20%, यानी कि इस लीडरशिप इज़ लाइक फीमेल। सो वी आर नाउ लर्निंग, और वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि देखें जब भी कुछ चेंज होती है ना, वो मैन इंसान फितरतन चेंज के ना रेजिस्ट करता है उसको कि जी, और हम जो कर रहे हैं वो हमसे अच्छा और कोई नहीं कर रहा। तो जब ये चैम्पियन ऑफ चेंज जब ये लेके आए, एंड व्हेन दे शेयर द बेस्ट प्रैक्टिसेस विद इन पाकिस्तान, अदर मेंबर कंपनी जब उन्होंने हमारे साथ शेयर की, आई वाज देन रियली सरप्राइज्ड कि हाँ यार ये वाकई इसमें हम कुछ सीख सकते हैं। और देखें हर बंदे का काम अपनी जगह पे बिल्कुल इम्पोर्टेंट है।
सक्सेस होती है वो सिनर्जी से होती है, टीम वर्क। जाहिर है देखिए रिजल्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम रिजल्ट्स की भी बात कर रहे होते हैं, कामयाबियों की भी बात कर रहे होते हैं। जैसे बीइंग अ फीमेल मुझे बड़ी खुशी होती है सुन के कि हाँ जिस चेंज की हम बात करते हैं वो चेंज कम से कम आना शुरू हो गया। बट एट द सेम टाइम अगर हम इस चीज़ को देखें कि बहुत सारी ख़वातीन कैपेबल भी हैं, स्किल्स भी हैं उनके पास, लीडरशिप पोजीशंस पर भी पहुंच चुकी हैं, जहां उनको होना चाहिए वहां पर है, बट थोड़े टाइम के बाद हम ये देख रहे होते हैं वो प्रैक्टिस करना छोड़ देती हैं। अब जाहिर है इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। मज़ीद क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है सो दैट ख़वातीन अगर उन पोजीशंस के ऊपर हैं तो वो कभी काम करना ना छोड़ें? देखिए जो वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है ना, वो मैं हमेशा कहती हूँ इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वेब, राइट। उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, सप्लाई साइड पे भी और डिमांड साइड पे भी। जो डिमांड साइड पे वो तो ये ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कंड्यूसिव बना दी हैं कि औरतें वहाँ पे कंफर्टेबली रह सकें। पॉलिसी फ्रेमवर्क्स चेंज हो रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी, दिस एंड दैट, ऑल दीज पॉलिसीज आर बीइंग वर्कड ऑन, फ्लेक्सिबल वर्किंग, मैटरनिटी लीव, फलाना टिमकाना, लाइक ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। अब जो चेंज आप कह रहे हो वो सप्लाई साइड पे आने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें इस तरह की कॉन्वर्सेशंस करने की ज़रूरत है, इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे कल्चरल बायसेस हैं, जो हमारे कल्चरल स्टीरियोटाइप्स हैं कि लड़की ने पढ़ लिया तो बस ठीक है, अब वो एक बहुत अच्छी माँ बन जाएगी, बहुत अच्छी बीवी बन जाएगी, शादी कर दो। मेडिकल कॉलेजेस में यही होता है ना, द मेडिकल ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट इज़ अ एक्सेलेंट कैंडिडेट फॉर मैरिज बिकॉज शी इज़ अ ग्रेट नर्स टू हैव एट होम एज वेल। सो दिस माइंडसेट नीड्स टू चेंज, राइट। और उसके लिए हमें फैमिलीज़ के साथ काम करने की ज़रूरत है। हमें आप लोगों का रोल बहुत ज़रूरी है इसमें, मीडिया का, क्योंकि जो आप लोगों की आउटरीच है वो हमारी नहीं है। सो वी नीड टू गेट दिस मैसेज आउट कि अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब अपनी लड़कियों को पढ़ाओ और उनको काम करने की इजाज़त, क्या मैं कहूँगी, दो, उनको अपना पोटेंशियल अचीव करने दो ज़िंदगी में, बिकॉज वी नीड दैट। अच्छा, और बिल्कुल स्टीरियोटाइप्स की आपने जो बात की ये बहुत अहम है कि स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया जाए। जैसे हम देखते हैं कि सिर्फ नंबर्स में ऐड नहीं करना कि अच्छा इतने % ख़वातीन आ गई हैं, इट्स वेरी ईजी। अहम पोजीशंस पर ज़रा हम देखते हैं, ऑफिस जॉब्स में हम देखते हैं, लेकिन फील्ड टीम्स में, सप्लाई चेन्स में, इस डोमेन में जहाँ पर पहले नहीं थी, जैसे कि स्टीरियोटाइप्स की हम बात कर रहे हैं, ये कितना अहम है और इसके लिए आपने क्या किया है? जो आपने जो स्टीरियोटाइप की, अब यही वाली बात है कि जिस तरह टेक्निकल साइड के ऊपर इंजीनियर्स वो कहते हैं जी कि जो मशीनें हैं उसमें सारा जो, अब आप अगर देखें वो पुराने ज़माने की मशीन्स और थी जिसमें हैवी लिफ्टिंग, हैवी चीज़ें, जी वो अगर लीवर घुमा रहे हैं मशीन ऑन करें। अब नाउ इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक, इट्स ऑल डन बाय कंट्रोल पैनल्स। आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसकी कि इसको करना किस तरह। सो वो भी एक फैसिलिटेशन हो गई है, आसानी हो गई है ख़वातीन के लिए कि वो जो एक स्टीरियोटाइप है ना कि जी वो जो शॉप, जो फ्लोर शॉप की जॉब है, इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ वो कोई चीज़ें उठानी है और बड़ा स्टडी और बड़ा कोई नहीं होता है। सो टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड अस एंड आई थिंक द कंपनीज लाइक अस वी आर in the forefront for adopting those technology as well। उस चीज़ ने हमारा बड़ा काम आसान किया, टेक्नोलॉजी ने बड़ा काम आसान किया है कि अब आपके वो कंट्रोल पैनल पे आप बैठी हुई हैं। एंड वी हैव गॉट एग्जांपल्स हैं हमारे, जिस तरह हमने एक फ्यूचर टैलेंट खातून हायर की एंड इन 2 years शी हैज़ डन द रीप्रोग्रामिंग ऑफ सर्टन डैशबोर्ड्स विच आर ग्लोबली अडॉप्टेड एज अ बेस्ट प्रैक्टिस 2 साल के अंदर। क्या था कि जस्ट एक एनवायरनमेंट उनको मिला और उनको एक वो फैसिलिटेशन थी। तो वो स्टीरियोटाइपिंग आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह ये एकदम नहीं हो सकता कि आप कहें जी मैं जाके एडवर्टाइज कर दूं कि जी ये फ्रंट हमें वो प्रोडक्शन फ्लोर पे फीमेल्स चाहिए वो आ जाएंगी, नहीं। सो यू हैव टू क्रिएट। अब वो जो खातून है वो जब अपनी यूनिवर्सिटी जाएगी, जब जाके बताएगी कि वो किस तरह का एक्सपीरियंस है, उसके जॉब एनवायरनमेंट क्या है। अच्छा, ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के कि ज़ाहिर है कोई इन चीज़ों को, इन इश्यूज़ को एड्रेस कर रहा है, इस पर तवज्जो दी जा रही है और बात की जा रही है। बहुत सारी ख़वातीन हमने देखा है कि बच्चे होने के बाद वो अपने करियर को परस्यू नहीं कर पा रही होती, वो स्टेप बैक करती हैं और उसके बाद वो कहती नहीं हम बच्चों को ही तवज्जो देंगे। उसकी एक अहम वजह ये भी होती है कि इदारे सपोर्ट नहीं कर रहे होते कि आप बच्चों को नहीं ला सकते, वहाँ का माहौल डिस्टर्ब होगा, और ज़ाहिर है उस वजह से ये प्रेशर बिल्ड होता है, इनिशिएटिव्स नहीं ले जा रहे होते, जिसकी वजह से ख़वातीन अपनी पोजीशन से स्टेप बैक करती है। वही एरियाज़ जहाँ पे टिपिकली स्टीरियोटिपिकली ख़वातीन को ना एम्प्लॉय किया जाता है, चाहे वो फैक्ट्री फ्लोर हो, इस तरह के रोल्स, क्योंकि HR में, मार्केटिंग में आप यूजुअली देख लेते हो कि लड़कियों वुमेन प्रोफेशनल्स आर देयर, बट व्हेन इट कम्स टू फ्रंट लाइन, व्हेन इट कम्स टू राइडर्स, व्हेन इट कम्स टू फैक्ट्री फ्लोर, उधर आप इतनी ख़वातीन का नंबर्स नहीं देखते। These are the stereotypes that our champion organizations are breaking with their very bold and disruptive actions. ये सारी जब collective knowledge आती है ना, और फिर हर organization को दूसरे से inspiration भी मिलती है और encouragement भी मिलती है कि और करते हैं इसमें काम। I think that is the spirit of champions। बिल्कुल सही है। और उसमें थोड़ा सा जब आप कहते हैं कि अगर आप एक generic problems देखें ना, हमने since we started working also कि हमने female representation कैसे बढ़ाया organization में। अब एक practical problem है इस society में, culture में।
The single largest problem for a female coming to work is transport. Yeah. Commute. Mobility. Yeah. भाई पे डिपेंडेंट है, हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, फादर पे डिपेंडेंट है, अगर वो होता है क्या जिस तरह। सो वी वर जस्ट ट्राइंग टू थिंक हाउ इसको हम किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं, यानी कि जो कार लोन्स हैं जिस तरह, बल्कि हमने चैंपियन ऑफ चेंज में एक आइडिया भी डिस्कस किया था कि वी कैन लेट्स से लाइक हैव अ पिंक ट्रांसपोर्ट। The banks or the loaning and lending agencies can do it on a lesser rate. एक मैं लास्ट एग्जांपल एक मैं देता हूँ आपको। हमने पाकिस्तान से एक खातून भेजी फूड टेक्नोलॉजिस्ट यूरोप। शी वॉज माइग्रेटेड, इनके उन्होंने ट्रांसफर्ड बिकॉज शी वॉज एन एक्सट्रीमली नॉलेजेबल एंड अ गुड रिसोर्स। तो उनको हमने असाइनमेंट्स पे ग्लोबल कस्टमर्स के ऊपर जो कोई फूड का प्रॉब्लम आया वो भेज इटली भेजा। उन्होंने कहा कि मैंने हिजाब नहीं उतारना, ठीक है। शी वॉज वेयरिंग, इनकी वो सर कवर करती थी एंड दे रिस्पेक्टेड इट। And now we are trying to find more people, we are exporting people, यानी कि and she stood her values, यानी कि देखे कल्चर को आपने नहीं छोड़ना, हमने कल्चर को उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। एंड शी हैड्स ऑफ, बल्कि मुझे उसका फ़ोन आया कि वैसे मुझे इस तरह उन्होंने बताया कि ये अगर आप ये जो हेड स्कार्फ है अगर इसको ना करें तो आई थिंक इट विल बी बेटर बिकॉज कस्टमर्स वुड माइंड। उसने कहा जी नहीं मैं तो करूँगी बिकॉज मेरे पास कोई अगर आपका फूड चॉइस को लेके आता है कि मैं वीगन हूँ और वेजिटेरियन हूँ, आप तो कुछ नहीं कहते उसको, दिस इज माई पर्सनल चॉइस। And she has become sort of a light for the rest of the employee for Tetra Pak Pakistan के हाँ यार देखो this is you need to stick और देखिए सिर्फ ऐसे एक एग्जांपल से हमें ये सीखने को मिलता है रिस्पेक्ट द पर्सनल चॉइसेस। अवैस बिन नसीम साहब बहुत शुक्रिया, फैज़ा बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी और हम इस अहम मौजू पर आज गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।